चलो रिकॉर्डिंग ऑन किया है, ठीक है, लेकिन आपके हाथ में आएगा नहीं। अक्षय को एक बार बोल देना आप लोग, नहीं तो उसने डिलीट कर दिया तो फिर मतलब नहीं निकलेगा। आपके नोट्स ही बहुत है। मॉड्यूल प्रेफर करे क्या? है सर, आपके नोट्स ही बहुत है। खुद ही क्वेश्चन पूछ रहा है, खुद ही आंसर दे रहा है अजय। हाँ भाई, नोट्स बहुत है, मॉड्यूल छो भी मत, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है। जबरदस्ती का एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो जितना है वो भूल जाओगे। क्रैक हो जाएगा जूम, रिकॉर्ड टूटेगा। देखते 100 होते हैं क्या? नहीं होंगे, मुश्किल है। कितना है अभी? 82 आ गए। ठीक है, आई डोंट थिंक 90 से ऊपर जाएंगे। चलो रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड चलो स्टार्ट करते हैं। अभी कहाँ गया ये? अच्छा, जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं जूम में लेक्चर में, तो उनको पता है कि भाई चैट अपने को जो है वो टेक्स्ट वाले ग्रुप में करना है ना। जो अपना जूम का D20 वाला ग्रुप है, उसी में आप लोग प्लीज टेक्स्ट करना, नॉर्मल वाले ग्रुप में मत करना। ठीक है, क्लियर ना सबको? अगर कोई नहीं है तो प्लीज वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। प्लीज कोई लिंक शेयर कर दो रेगुलर ग्रुप्स पे, तो जो लोग नहीं है वो भी ज्वाइन कर लेंगे। है ना? क्लियर ना बात सबको? जो भी आपको पूछना होगा, बताना होगा, जो भी अपन डिस्कशन करेंगे, वो आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे करेंगे। ओके, चल लेट्स स्टार्ट। अभी देखो मुद्दा कैसा है, जिन्होंने कैपिटल गेन्स थोड़ा भी नहीं पढ़ा है, मैं उनको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। वेडनेसडे को कैपिटल गेन्स का टेस्ट था ना? नहीं, 15 तारीख को है, मंडे को है। रिकॉर्डिंग का देख लेंगे, अभी तो सुनो, बात की बाद में देखेंगे। अभी देखो, जिन्होंने भी कैपिटल गेन्स नहीं पढ़ा है उनको मैं बता दूं, कैपिटल गेन्स की टैक्सेबिलिटी कब आती है? जब आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और ये कैपिटल एसेट को आपने ट्रांसफर किया। तो ये टेक्निकल टर्म्स हो गए, मैं सिंपली कह रहा हूँ। सपोज आपके पास गोल्ड है, ठीक है, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वगैरह वगैरह हैं। जब आप इनको सेल करोगे तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा, जो इनकम आएगी, आप उसको कैपिटल गेन्स कहते हो। ओके। अब जो भी आपका कैपिटल एसेट होता है वो या तो शॉर्ट टर्म होता है या तो वो लॉन्ग टर्म होता है। ठीक, कैपिटल एसेट या तो शॉर्ट टर्म होता है या तो लॉन्ग टर्म होता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ। ठीक है, जो पूरा कैपिटल गेन्स पढ़ चुके हैं तो वो पता है, ज्यादा टेक्निकल चीजों पर फोकस करेंगे, वर्डिंग्स पर, लेकिन अभी जनरल जनरल समझना। मेरा फोकस ये सब समझाने का उनके लिए है। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है क्या? ओह, एक मिनट। एक मिनट, मैं वापस ट्राई कर रहा हूँ। अभी दिख रहा है ना? है ना? डन, ओके। चलो, तो जिन्होंने कैपिटल गेन्स नहीं पढ़ा है, एक बार सुन लो कि कैपिटल गेन्स कब आता है। जब आपके पास एक कैपिटल एसेट है और जिसको आप ट्रांसफर करते हो। कैपिटल एसेट मतलब फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, ठीक है, शेयर्स वगैरह हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो ये सब जब आप सेल करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके। अब कैपिटल एसेट जो आपके होते हैं वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म सिंपली अभी के लिए समझो कि सपोज आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, जो भी आपको उसके यूनिट्स मिले, ओके, अगर ये आपने 12 महीने के अंदर अंदर बेच दिए, विद इन 12 मंथ्स आपने ये बेच दिए, तो ये आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आपने 12 महीने के बाद बेचा तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, जस्ट अपन ने एग्जांपल लिया म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड अगर विद इन 12 मंथ्स बेच दिए तो वो शॉर्ट टर्म होगा, 12 मंथ्स के बाद बेचे तो वो लॉन्ग टर्म होगा। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हम क्यों करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है, ठीक है, अगर उसने वो एसेट शॉर्ट टर्म में बेच दिया तो उसको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। स्लैब रेट के हिसाब से मतलब 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ओके। अगर लॉन्ग टर्म है तो उसके लिए टैक्स रेट फ्लैट 20% होता है।
ओके, तो जिन्होंने कैपिटल गेन्स बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, ये सिर्फ इतना इतना बेसिक ध्यान रखो, ठीक है, कि ये सब क्यों क्यों होता है। अभी मेन जो मेरा आज का फोकस है वो पहले आपको बताना है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट्स, हिमांशी ने मैसेज किया, प्लीज उसको कोई टेक्स्ट कर दो। हाँ जानवी, मैंने कुछ नया नहीं बताया, मैंने यही बताया कि कैपिटल एसेट होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है, ये सब आपको पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म का पीरियड ऑफ होल्डिंग, लॉन्ग टर्म का पीरियड ऑफ होल्डिंग, और रेट्स क्या क्या होते हैं सिर्फ उतना ही बताया है ना। ओके, अभी मुझे बताओ आज का मेन फोकस क्या है, कि अगर आप भाई इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल आप अभी नहीं तो हो सकता है अभी बहुत लोगों ने स्टार्ट किया था, मुझे कल बोल भी रहे थे कि आपने एसआईपी वगैरह स्टार्ट किया है, तो अच्छी बात है, और कुछ लोग शेयर्स भी खरीदते हैं, वो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आप अभी से कर रहे हो, दैट इज फैंटास्टिक। अगर आप जॉब वगैरह स्टार्ट करने के बाद वापस से इन्वेस्टमेंट्स का सोचोगे, तो आपको वो करना ही है, 1 2 3 साल में करना ही है। तो आप मुझे बताओ कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से ऑप्शंस ओपन है, आप कहाँ कब इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, शेयर्स में कर सकते हो, परफेक्ट, शेयर मार्केट में करोगे। आप डिवेंचर्स मतलब बॉन्ड्स वगैरह खरीदोगे, ठीक है, डिवेंचर्स वगैरह में करोगे। कुछ लोग कह रहे हैं गोल्ड में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, रियल एस्टेट कर सकते हैं। यस, आपके पास बहुत पैसा है तो आप रियल एस्टेट में करो, वेरी गुड, ठीक है। प्रॉपर्टी में, यस, स्टॉक, एफडी में कर सकते हो, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स, बुलियंस, ओके, बुलियंस मैं इसमें ले रहा हूँ, गोल्ड में ले रहा हूँ उसको। अच्छा, बुलियंस मतलब क्या होता है, आपका गोल्ड कॉइन्स वगैरह जो है, इन आपका जो भी मेटल रहेगा इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, जैसे गोल्ड सिल्वर क्या बिस्किट वगैरह खरीदते हो, तो वो सब आपके बुलियंस हो जाएंगे, है ना। यस, अभी ये किसने मैसेज किया है भाई, शैलानंद, आप यहाँ पर मैसेज नहीं करो, जो जूम का D20 ग्रुप है ना, वहां पर टेक्स्ट करो आप, है ना। मैं एक ही ग्रुप देख पाऊंगा, बाकी नहीं देख पाऊंगा। ओके, बिटकॉइन ऐसा है कि इंडिया में ट्रेड कर रहे थे लोग, है ना, इंडिया में ट्रेड कर रहे थे, लेकिन फिर आरबीआई ने मना किया कि नहीं भाई आप नहीं कर सकते, इलीगल है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये इलीगल नहीं है, तो आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हो, इंडिया में भी कर सकते हो, एक्सचेंजेस ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन लोग इसको समझते नहीं है, तो फिर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, रिस्की है। और सही बात है, जो चीज़ आपको समझना है उसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। किसी ने बोल दिया कि भाई शेयर्स में इन्वेस्ट करो, शेयर्स में इन्वेस्ट कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन से वाले में करना है। यस, बिल्कुल होते हैं, एफडी में भी कर सकते हो, एसआईपी, चलन कह रहा है एसआईपी, ओके। एसआईपी इज अ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट क्या, एसआईपी एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होता है क्या। खातिजा कह रही ना, उत्कर्ष, आई डोंट लाइक द व्हाट द बिटकॉइन इज, प्लीज टेल। ओके, बिटकॉइन को अपन करेंगे डिस्कस, अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी बेसिक चीजों पे कर लेता हूँ। ब्लू चिप कंपनी, एसआईपी मतलब एसआईपी क्या, ओके चलो ठीक है। देखो यहाँ पर देखते हैं, देखो मैंने मनी कंट्रोल में म्यूचुअल फंड स्क्रीनर ओपन किया है, ठीक है। अभी आपको पता है व्हाट डू मीन बाय म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड मतलब क्या होगा, मनी कंट्रोल से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, होगा, ऑप्शन देखना पड़ेगा, ग्रो वगैरह से आप कर सकते हो, आपको करना है तो ग्रो से करो, ठीक है, फंड बाजार से करो, आप इन सब जगह से कर सकते हो, बताता हूँ कहाँ से करना है कहाँ नहीं करना है। म्यूचुअल फंड मार्केट, ओके। चलो देखो, अब यहाँ पर सुनो पहले, आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। जब भी आप फ्यूचर में सोचो कि भाई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड क्या होता है ये आपको पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो,
मैंने मनी कंट्रोल में म्यूचुअल फंड स्क्रीनर ओपन किया। ठीक है, स्क्रीनर मतलब क्या होता है, ये आपको बताएगा, स्क्रीन करके बताएगा कि ये सब म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज हैं, इसमें से इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर आप देखोगे तो पहला वाला एक्सिस मिड कैप फंड, इसने पिछले 5 साल में 8.34% का रिटर्न दिया है। 3 साल में, मतलब जिसने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया था उसको हर साल का रिटर्न 8.09% मिला है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर 5 साल पहले 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो अभी सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, सिंपल रिटर्न्स बोल रहा हूँ, तो 100 का 8% 8 रुपए है ना। तो 5 साल बाद आपकी वो जो अमाउंट है वो रहा होगा 140 रुपए आज की डेट में। 5 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया, हर साल 8% का रिटर्न रहा, तो 100 रुपए आपका 140 बन चुका होगा। लेकिन अगर आप 6 मंथ्स का रिटर्न देखोगे तो 6 मंथ्स में जिसने 100 रुपए डाले थे आज से 6 महीने पहले, उसके अकाउंट में सिर्फ 95 रुपीज पड़े हुए। ओके, ईयर टू डेट का मतलब होता है 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी 2020 को अगर किसी ने 100 रुपए डाले थे तो उसके पास -6.80 का रिटर्न है, मतलब उसके पास 93.20 रुपीज ही बचा होगा। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि भाई अगर अपन म्यूचुअल फंड में भी डाल रहे हैं तो अपना पैसा डूब ही रहा है, तो इससे अच्छा सेफ क्या है कि आप बैंक में डालो। अगर आप एफडी देखोगे तो आपको 5 से 7% का रिटर्न अभी रफली मिल रहा है। ठीक है, कहाँ से देखना है, अभी आप सिर्फ ये समझते हो चलो, आप जब ये सब देखोगे ना तो आपको क्या करना है, आप म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, एमएफ स्क्रीनर ऐसा गूगल पे डालना, मनी कंट्रोल वाला ओपन होगा, आप इस पेज पे आ जाओगे। यार डीएसपी बॉन्ड्स अच्छे होते हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, मीन सब बता रहा हूँ। देखो अभी लार्ज कैप मतलब क्या होता है, बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। ठीक है, मिड कैप मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है। जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, रिलायंस का एक शेयर अभी 1550 रुपए का है, तो उसके 1 लाख या 1 करोड़ शेयर सपोज मार्केट में है, तो 1 करोड़ इंटू 1550, इसको मल्टीप्लाई करके आपका मार्केट का कैपिटलाइजेशन बनता है। तो जितना बड़ा कैपिटलाइजेशन तो आप लार्ज में रहोगे, बहुत छोटे हो तो स्मॉल में रहोगे, नहीं तो आप मिड में रहोगे। ठीक है, तो ये कंपनीज के कैपिटलाइजेशन के ऊपर डिपेंड होता है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, कोई भी एक उठा लेते हैं, पहला वाला उठा लेता हूँ, एक्सिस मिड कैप फंड ग्रोथ। अच्छा, इसमें भी ध्यान देना, पहले ये दिखाता हूँ। देखो ब्लू चिप कंपनी कौन सी होती है, यही जब ब्लू चिप कंपनी मतलब क्या, जो सालों से चल रही है, एकदम रिलायबल कंपनीज, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, आपका रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, मारुति हो गया, एमआरएफ हो गया, ये सब आपकी ब्लू चिप कंपनीज कहलाती है। मतलब कंपनी डूबेगी नहीं। अब देखो फॉर एग्जांपल ये मैंने ओपन किया है एक्सिस मिड कैप फंड ग्रोथ वाला। अब दो चीजें होती है, ग्रोथ एंड डिविडेंड। ठीक है, दो चीज होती है, एक म्यूचुअल फंड्स होते हैं ग्रोथ वाले और एक होते हैं डिविडेंड वाले। ग्रोथ वाले मतलब क्या, कि आपको उसमें से कुछ पैसा नहीं मिलेगा, और डिविडेंड मतलब क्या, कि आपको कुछ ना कुछ इसमें से डिविडेंड भी मिलता रहेगा। ठीक है, बस इतना फर्क रहता है कि ग्रोथ में आपको पैसा मैच्योरिटी पे ज्यादा मिलेगा, या जब भी आप म्यूचुअल फंड बेचोगे तब ज्यादा मिलेगा, डिविडेंड वाले में कम मिलता है, ऐसा। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो आपको कैटेगरी देखनी रहती है कि आप इक्विटी में करना चाहते हो या बॉन्ड में करना चाहते हो, या बहुत सारी कैटेगरी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब क्या, आपने जो पैसा इस म्यूचुअल फंड को दिया है ना, यस आइशर मोटर्स एमआरएफ, आपने जो पैसा इस म्यूचुअल फंड को दिया है, ये म्यूचुअल फंड शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा मेजॉरिटी, तो वो इक्विटी हो गया। अगर ये पैसा इसने बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया तो आपका डेट ओरिएंटेड फंड हो गया। अब डिटेल में देखना, किसी ने आपको बोल दिया कि भाई एक्सिस मिड कैप फंड जो है, ये ग्रोथ वाला जो है, ये बहुत अच्छा है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपने थोड़ा सा डिस्कशन किया, आपको लगा कि हाँ भाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपको शेयर्स मिलते हैं, आपको म्यूचुअल फंड में यूनिट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे रिलायंस का एक शेयर 1550 का, अब आपको रिलायंस का आधा शेयर खरीदना है तो खरीद सकते हो क्या, तो नहीं। अगर आपको रिलायंस का 1.5 शेयर खरीदना है तो खरीद सकते हो क्या, नहीं। लेकिन इसमें खासियत रहती है म्यूचुअल फंड में कि आप पॉइंट्स में भी यूनिट्स खरीद सकते हो। अभी एक्सिस मिड कैप फंड ग्रोथ जो आपको दिख रहा है, इसका एनएवी देखो, नेट एनुअल वैल्यू, इसका 10 जून का लेटेस्ट वैल्यू कितना है, 37.01। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप 1000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, तो 1000 रुपीज डिवाइड बाय 37 करोगे, तो आपको इसके 27 यूनिट आएंगे, 27।
रफली मैं कह रहा हूँ आपको इसके 27 यूनिट्स आएंगे, ठीक है, वैसे 27.027 आएंगे, तो इसमें आपको पॉइंट्स में भी यूनिट्स मिलते हैं। ओके, अब इसका प्राइस जो है वो डिपेंड करता है, नेट एनुअल वैल्यू मतलब क्या होगा देखो, इस म्यूचुअल फंड ने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं, सपोज इस म्यूचुअल फंड के पास आज फंड साइज कितना है, 5,098 करोड़, 5098 करोड़। ओके, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, फंड साइज इज 5098 करोड़। इस फंड साइज को आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जो मार्केट में करोगे, सपोज उनके मार्केट में 1 लाख या 2 लाख यूनिट्स हैं या 20 लाख यूनिट्स हैं, तो उसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज 37.01। ओके, एक्सपेंस रेशियो ये भी ध्यान रखने वाला होता है कि कभी भी आप अगर म्यूचुअल फंड्स में पॉइंट्स में किस तरह ये बता देता हूँ, देखो एक्सपेंस रेशियो 1.94%, मतलब ये इनकी प्रोफेशनल फीस है, जो भी आपके साल भर के रिटर्न्स बनते हैं उस पर 1.94% ये एक्सेस वाले चार्ज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हिमांशु करिए पॉइंट्स में किस तरह, तो आपके पास जैसे बैंक अकाउंट में पैसा दिखता है ना, वैसे ही आपका इसका अलग से अकाउंट रहेगा, उसमें अगर आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1000 डिवाइड बाय 37, तो आपको उसमें 27.02 यूनिट्स दिखेंगे, है ना। हर्षवर्धन कह रहे लूट रहे हैं सही बात है, सबका अपना अपना है, डिपेंड करता है कि रिटर्न्स कैसे, डिपॉजिटरी अकाउंट में होता है, डिपेंड करता है कि रिटर्न्स कौन कैसे जनरेट करके दे रहा है। अगर ये फंड मैनेजर अच्छा है, ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है, तो आपसे ज्यादा चार्ज करेगा, ठीक है, नहीं तो कम करते हैं। अभी इसमें देखो, अभी मैंने बोला कि भाई एक्सिस मिड कैप फंड में ये जो ग्रोथ वाला है इसमें आप इन्वेस्ट करो, तो आपको सिर्फ सुन के इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सबसे पहले जाके क्या चेक करना है, आप यहाँ पर अगर देखोगे तो इसमें आपको इसका पोर्टफोलियो दिखेगा, दिख रहा है पोर्टफोलियो, क्रिस्टल रेटिंग नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेनली म्यूचुअल फंड्स उनमें उसमें इन्वेस्ट करना जो 5-10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो वाले फंड हाउसेस में करना जैसे एक्सिस का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, ठीक है, डीएसपी है, कैनरा रोबेको है तो आप वहां सब इन्वेस्ट करेंगे जहां पर वो 5-10 साल 20 साल का पहले मार्केट देख चुके हैं, जहां पर फंड मैनेजर्स को पता है कि भाई अगर मार्केट में मंदी आई तो अपने को कहाँ इन्वेस्ट करना है। ओके, देखो अभी आपको एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड है, इन्होंने इक्विटी होल्डिंग रखी है 82.84% की, फ्यूचर ऑप्शंस में ये होल्ड करते हैं 3.39% का, ठीक है। लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट, स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स ये थोड़ा बहुत इन्होंने डाल के रखा है, ठीक है। म्यूचुअल फंड मतलब पूरा म्यूचुअल मिड कैप में डालेंगे, पूरा मिड कैप में डालेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। लार्ज कैप में भी डाल के रखा है एंड स्मॉल कैप में भी 6% डाल के रखा है। अभी इनका आप देखो, टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग्स इन पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा, और मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट होल्डिंग दिखाता हूँ, वी कंप्लीट होल्डिंग अगर आप करोगे तो आपको दिखेगा कि इस म्यूचुअल फंड ने लोगों का पैसा कहाँ कहाँ पर लगा के रखा है। देखो इनका सबसे टॉप होल्डिंग है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। व्हाट इज एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, क्या है, ये कौन सी कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स? बिना गूगल करके कोई बता सकता है तो बताओ, गूगल करके तो कोई बताएगा, जिसको रेडीली पता है बताओ, व्हाट इज एवेन्यू सुपरमार्ट्स? नहीं नहीं नहीं, देखो सबको पता है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स इज डी मार्ट। डी मार्ट पता है ना सबको, यस निकिता, वेरी गुड। एवेन्यू सुपरमार्ट इज डी मार्ट, यस, डी मार्ट तो सबने सुना होगा। डी मार्ट के जो फाउंडर है राधा कृष्ण दामानी, आर के दामानी, एक टाइम पे वॉज द सेकंड रिचेस्ट पर्सन आफ्टर मुकेश अंबानी। नहीं नहीं, अमेरिकन कंपनी नहीं है, डी मार्ट इज फाउंडेड बाय राधा कृष्ण दामानी, आर के दामानी। वी मार्ट नहीं, डी मार्ट, डी फॉर डॉग, ठीक है। फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए, अभी क्या है वो मेन तो शेयर्स में लगाते थे, ठीक है। बहुत सारे बिजनेसेस उन्होंने बाय किए, शेयर्स के थ्रू पैसा कमाया, यस। उन्होंने जाके हाँ अमेरिका में वॉलमार्ट है, वो बाहर जाके 2-3 साल स्टडी करके आए कि अगर भाई इंडिया में अपने को डीमार्ट या सुपर स्टोर ओपन करना है तो फिर क्या करना चाहिए। तो 10-15 साल पहले उन्होंने डीमार्ट ओपन किया था, लेकिन कुछ साल पहले, रफली 3 या 4 साल पहले उन्होंने डीमार्ट को लिस्ट करवाया। तो आपको जब भी टाइम मिले आप जाके देखना, जब से डीमार्ट स्टार्ट हुआ है वो शेयर्स लिस्ट हुए हैं तब से उनका शेयर गिरा नहीं है, एक्सेप्ट अभी कोरोना, ठीक है। कोरोना पेंडेमिक जो भी हुआ उसमें वो गिरा, लेकिन अभी भी वो लाइफ टाइम हाईस पे पहुंचा 2500 रुपए।
तो 500 800 1000 या 1500 समथिंग कुछ 800 के आसपास का आई थिंक शेयर था, लेकिन वहां से वो हर साल बढ़ा ही है और बहुत ही कम टाइम इसने जबरदस्त रिटर्न दिया है। तो देखो एक्सिस म्यूचुअल फंड जो है इसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है एवेन्यू सुपरमार्ट में, ठीक है। उसके बाद इप्का लैब में, बाटा आपको पता है, देखो जो जो आपको पता है वो तो आप क्लियर कट समझ जाओगे। बाकी अब हम हर कंपनी में डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको पता है, वोल्टास आपको पता है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आपने टाटा कंज्यूमर का जो था स्टारबक्स, है ना, टाटा कंज्यूमर का ही एक वेंचर है, जॉइंट वेंचर है स्टारबक्स, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक में डाला है इन्होंने, कैडिला हेल्थ केयर में डाला है, ठीक है। वर्लपूल आपको पता है, HDFC बैंक वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट बैंक। बाई चांस देखो मार्केट आज गिरा है, अगर आपने देखा होगा आज मार्केट 200-300 पॉइंट से नीचे गिरा है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा रखता है तो सिर्फ HDFC बैंक खरीद के रख लेना, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पक्का रिटर्न देगा ही देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप शेयर 800 में खरीदोगे तो उसके बाद वो और नीचे जाता है, 700 जाता है, 600 जाता है। तो आपको क्या करना रहता है, पूरा पैसा एक बार में मत डालो। सपोज आपको 10 शेयर खरीदने, तो 5 शेयर 800 में खरीदो और बाकी 5 शेयर के लिए वेट करो। हो सकता है 600 आ जाए तो 600 पे वापस खरीद लेना, तो आपका एवरेज प्राइस 700 रुपये आ जाएगा। 800 पे 5 खरीदे, 600 पे 5 खरीदे, ठीक है। तो कभी भी अगर आप बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पूरा पैसा एक साथ मत डाल देना, और ऐसा नहीं कि पैसा डूब जाएगा, फिर आपका पैसा लॉक रहेगा, 1-2 साल तक आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये सब ऐसी कंपनीज है, रिलायंस का शेयर, जैसे रिलायंस अभी 900 गया था, मैंने 900 में खरीदा था। HDFC बैंक बहुत नीचे गया था लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आया, तो मैंने 750 के आसपास खरीदा है। तो अभी देखोगे तो HDFC बैंक 1000 गया था, 1060 गया था, फिर वापस से 940 आ गया। रिलायंस में 900 में खरीदा था, अभी देखो वो 1600 जाके आया है, अभी 1530 1550 पे जा रहा है, ठीक है। टाटा मोटर्स भी मैंने खरीदा था 70 रुपीज, 65 रुपीज के आसपास। तो आप राइट इन्वेस्टमेंट तब कर पाओगे जब आप पूरा ट्रैक करो, लेकिन अभी स्टूडेंट लाइफ में ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये 5-10 देखो मेन कंपनीज है, ठीक है। इन्फोसिस हो गया, इन्फोसिस तो भी इतना रिटर्न आपको नहीं देगा जितना आपको TCS देगा। तो ऐसे 5-10 कंपनी सिर्फ इनको देखते रहे तो भी चलेगा। सर मैंने PVR लिया 958 में, परसों 1300 पे गया, वेरी गुड खुशी। PVR को ज्यादा टाइम के लिए मत रखना, ओके। अभी देखो मार्केट ऐसा है, जो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं मैं उनको बता दूं, ये मार्केट ऐसा है कि जब मार्केट एकदम से बढ़ेगा ना तो आप शेयर बेच दो। और खासकर PVR जैसे जो शेयर्स हैं वो रिस्की हैं, आप किसी में भी इन्वेस्ट करो ना तो ऐसे सिंपल है, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो कोरोना पेंडेमिक में भी चलने वाले हैं, ठीक है। टेलीकॉम कंपनीज, एयरटेल हो गया, बंद नहीं होगा। जियो, बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इसमें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका टेलीकॉम हो गया। ऑयल वगैरह में इतना आपको कंजम्पशन अभी नहीं दिखेगा हर्षवर्धन। अगर आप ऑयल कंपनीज में डालोगे तो आप देखोगे तो 1 साल तक लोग घूमना फिरना वगैरह कम ही रखेंगे, तो इनके प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, ओके। और प्रॉफिट्स नहीं आएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो कि भाई आज खरीदो 1 महीने बाद बेच दो, मार्केट में बढ़ रहा है तो खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम के लिए कौन सा बेस्ट है? मेडिकल कंपनीज अभी सबसे बेस्ट है, फार्मा कंपनीज में डाल के रखो, ठीक है। बायोकॉन वगैरह वगैरह बहुत सारी कंपनीज है। SBI में अभी म्यूचुअल फंड है, इज वेरी गुड। आप किसी के साथ भी म्यूचुअल फंड ओपन करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, डिपेंड क्या करता है कि उन्होंने किस में इन्वेस्ट किया है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे अबाउट इंडिया, इसका शेयर देखना आप 17,000 के आसपास होगा, 16-17,000। जियो लिस्टेड नहीं है ना, रिलायंस, जियो इज अ पार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हिमांशु। जियो जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है, ठीक है। अगर उसको चाहे तो मुकेश अंबानी अलग करके, स्प्लिट करके अलग से लिस्ट करवा सकते हैं। मैनकाइंड में सोच रहा था शेयर मैनकाइंड यार मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, डीमेट अकाउंट कितने डेज में ओपन हो जाता है? डीमेट अकाउंट आपका 1-2 दिन में ओपन हो जाता है, ठीक है। आप एंजल ब्रोकिंग में भी कर सकते हो, सबसे बेस्ट है जीरोधा में ओपन करो। जीरोधा में फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड है, ठीक है। मेरे भी 2-3 जगह, लेकिन मेजर में इसी में करता हूँ, एक एंजल ब्रोकिंग और दूसरा जीरोधा। जीरोधा यू कैन ट्राई, इनिशियल 200-300 रुपये वो लेता है लेकिन वर्थ है, ठीक है। इन्होंने माइंड ट्री में डाला है, ICICI बैंक में डाला है, ठीक है। अभी अगर लेना है तो HDFC बैंक ही सिर्फ लेना, वो भी बहुत गिरा तो, उसके अलावा किसी भी बैंक में पैसा मत डालना। जीरो था, यू कैन ओपन एन अकाउंट विद जीरो था।
फिर बैंक्स में प्लीज किसी और मत डालना, डालोगे तो एचडीएफसी बैंक, वो भी अभी लेकिन हाई रेट पे चल रहा है, 960-70 रुपए आज का कुछ तो रेट है। आईसीआईसी बैंक बहुत नीचे यार, वो 270 रुपए 290 रुपए हो गया है आईसीआईसी बैंक। उत्कर्ष अगर आप देखोगे तो अभी 340 330 सब इस पे है, तो उस पे मत डालना। एसबीआई कम आया है, एसबीआई 160 गया था, मैंने खरीदा था 190 97 97 मैंने बेचा। अभी एसबीआई वापस से गिरा है, एसबीआई 160 रुपीज आया तो आप खरीद के रख सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 4 दिन में रिटर्न मिलेगा। एसबीआई 160 165 के बीच में यू कैन बाय। एंजल ब्रोकिंग सही नहीं है अभी इनिशियल, आप किसी में भी करो, इट्स अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर जैसा जैसे प्लेटफॉर्म्स ऑटो कंपनीज में करे क्या, यार रिस्की है, करना है तो मारुति में कर सकते हो, लेकिन मारुति का शेयर बहुत महंगा है, 5,000 5,500 का एक शेयर है, अभी 500-400 वगैरह चल रहा होगा, ठीक है। कहाँ करेंगे बताता हूँ मैं आपको, नेवर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर ओपनिंग एन अकाउंट। हिमांशु चलो बताता हूँ, तुम पैसा कमाने पहले लग जाते हो, अरे पहले समझो, ठीक है, समझो हो क्या रहा है। देखो आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस पुणे की कंपनी है, 5,000 रुपए का शेयर चल रहा था, ठीक है, 5,000 रुपए का शेयर चल रहा था, अभी ये 1,800 तक गया था, 1778 समथिंग, ठीक है, विद इन 2-3 मंथ। तो सोचो जिसने 4-5 हजार में खरीदा होगा उसका क्या ही हाल हुआ होगा। प्रकाश यस ग्रो के साथ कर सकते हैं, करेक्ट। तो अभी वापस 2,500 पे आया, वापस 2,300 पे आया, देन यहाँ पर भारती एयरटेल में इनका इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आई थिंक आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि आप किसी में भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको देखना रहता है कि म्यूचुअल फंड ने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है। यू शुड नो अबाउट द कंपनीज। अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कहाँ किया है, बट यू शुड नो, आप प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए यार, सीएस वाले एमबीए वाले नहीं करेंगे तो कौन करेगा ना। अपने को तो आइडिया होना ही चाहिए। खुद करें या फिर आपका मन होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करें, तो भी आप सीएस बनने के बाद इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये इनकी कंप्लीट होल्डिंग है। और इसके अलावा बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में और क्या क्या देखने का। इधर अगर आप स्कीम डिटेल्स देखोगे तो स्कीम डिटेल्स में देखोगे तो फंड मैनेजर कौन है, तो श्रेयस देवलकर। तो ऐसे बहुत सारे फंड मैनेजर्स के आप नाम चेक कर सकते हो, यू कैन गो एंड चेक ऑन यूट्यूब एज वेल, इनके अगर कुछ इंटरव्यूज होंगे तो फंड मैनेजर से देखो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि फंड मैनेजर की मेंटेलिटी कैसी है, वो किस तरीके से सोचता है, उसका विजन क्या है, उसके बेसिस पर ही आपका म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो ग्रो करेगा। इंजीनियर वालों के लिए एफडी ही ठीक है यार, एफडी में रेट आप देखोगे तो रिटर्न कितना यार, 6-7%, मतलब 1 लाख अगर आपने डाला आज, तो आपको साल के एंड में पूरे 12 महीने में सिर्फ 7,000 रुपये मिल रहे हैं यार। इससे अच्छा तो अपन ही थोड़ा बहुत रिसर्च करके पैसा डालें। हाउ कैन समवन इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज, आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ता है, आप चाहे तो इनडायरेक्टली कर सकते हो, जैसे फॉरेन कंपनीज में मोतीलाल ओसवाल जो है, ये म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करवाते हैं, यस, ठीक है। अब देखो एस आई पी मीन्स मतलब क्या होता है, सिंपल है फंडा भी, एस आई पी का मतलब समझो, ये जो एक्सिस मिड कैप फंड है ना ग्रोथ वाला, इसमें आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट या तो आप लमसम कर दो, आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, करेक्ट, यस, फीस फंड मैनेजर्स को पैसा मिलता है, ठीक है, करोड़ों में पैसा मिलता है साल भर का, मतलब सैलरी मिलती है बेसिकली उनको, जैसे एक्सिस मिड कैप को एक्सिस वाले देंगे, ठीक है। मुद्दे पर आओ, ये जो एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड है, अगर आप इसको आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप म्यूचुअल फंड में लमसम पैसा डाल दो, आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, आपको पता है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन 1 लाख रुपए कौन सी कंपनी में लगाने आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हो, ये म्यूचुअल फंड ने एक बास्केट बना के रखा है कंपनीज का, जो अभी आपने देखा, सो यू इन्वेस्ट इन दिस बास्केट, ओके। अब ये पूरा बास्केट ग्रो करेगा अप्रोक्सीमेटली 15% या 20% के रेट से, तो आपको उतना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो या तो आप लमसम डाल दो, या फिर बेटर क्या होगा, अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार में नहीं डालना है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालो। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके, वन इज कॉल्ड एज लमसम एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपको सिंपली क्या करना रहता है, ये आप 10-10 हजार करके डाल दो, आपकी इच्छा, ठीक है, हर महीने 1-1 हजार डालो, आपकी इच्छा। सबसे स्मार्ट काम क्या रहेगा, अभी देखो ये जो निफ्टी था, ये कोरोना के पहले 12,000 के लेवल पे था, ये लोएस्ट लेवल पे आया था 7511 पे, तो यहाँ पर मार्केट सबसे कम था।
तो जब जब मार्केट गिरे तब तब पैसा डालो, ठीक है। सपोज आपके पास 30-40 हज़ार पड़े हुए हैं, लेकिन जब मार्केट यहाँ पर पहुंचा तो आपको थोड़ी पता था और गिरने वाला है, आपको फिर भी डर है, तो आप यहाँ पे सपोज 25 हज़ार डाल दो। फिर यहाँ से मार्केट ने ग्रो किया, ठीक है, करीब 10 हज़ार तक गया, फिर 10 हज़ार से गिरकर वापस 8800 पर आया, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा पैसा डाल दो। फिर ये ऊपर गया, फिर आज ये नीचे आया है 9900 पे आया है, तो यहाँ पर थोड़ा पैसा डाल दो। तो जब जब मार्केट गिरे तब तब आप पैसा डालो। बिल्कुल 1 लाख का बाइफर्केशन आप कर सकते हो। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, आपको जहां पर डालना है वहां पर डालो। ऐसा नहीं पूरा एक्सिस में डालना है, 10 हज़ार एक्सिस में डालो, 10 हज़ार आप HDFC में डालो, कैनेरा रोबेको में डालो, ऐसे दुनिया भर के हैं। निफ्टी और सेंसेक्स में डिफरेंस क्या है? सी निफ्टी इज वॉट 50 कंपनीज का ग्रुप है, दैट इज निफ्टी, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है जो पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, जैसे मारुति है, मारुति इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, मारुति ऑटो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा तो वो निफ्टी में रहेगा। रिलायंस आपके रिफाइनिंग को रिप्रेजेंट करेगा तो वो निफ्टी में रहेगा। और सेंसेक्स मतलब सारे स्टॉक्स जो लिस्टेड हैं उनका एवरेज इज सेंसेक्स। हाँ, सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी जो रहेंगी वो पूरा एक बास्केट, यस, वो बास्केट को ट्रैक करना इज निफ्टी एंड सेंसेक्स, यस। तो निफ्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक नई चीज बता रहा हूँ, निफ्टी मतलब क्या? इट इज अ बास्केट ऑफ बेस्ट 50 कंपनीज, इट इज अ बास्केट ऑफ बेस्ट 50 कंपनीज, ओके। तो आप सोच रहे हो कि एक एक कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको रिलायंस में करना है, ठीक है, मारुति में करना है, वगैरह वगैरह, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये निफ्टी पूरे बास्केट में इन्वेस्ट कर दो। निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ETF, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। नहीं, गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है, दिस इज नॉट गवर्नमेंट अप्रूव। एक SIP किया 15 मंथ्स में निपॉन में। शैलानंद, आपने 15 मंथ्स में इक्विटी में किया है क्या? तो आई थिंक किया है तो ठीक है, बट आई थिंक अगले 1-2 महीने के लिए, 6 महीने 1 साल के लिए इक्विटी शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। अगर मार्केट गिरता है तो जहां जहां गिरेगा वहां वहां पर डालो। दिस अगेन डिपेंड्स कि परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस मींस व्हाट यार, उन्होंने कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। आपको अगर डायरेक्टली निफ्टी में इन्वेस्ट करना है देन यू कैन इन्वेस्ट इन ETF, ठीक है। निपॉन जो किसी ने बोला था, निपॉन ने भी एक बास्केट बना के रखा है जिसका नाम उन्होंने निफ्टी 20 रखा है। देखो, यस यस, देखो निफ्टी 20 आज इस यूनिट की वैल्यू कितनी है? 105 रुपये 30 पैसे। आज ये 2 रुपये 22 पैसे गिरा है, क्योंकि निफ्टी गिरा है तो ये भी गिरा है, ओके। तो अगर आपको डायरेक्टली निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड्स में ना जाके आप डायरेक्टली इन ETF में, जिनको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं, ETF, आप उनमें भी पैसा डाल सकते हो। आपका एक इसका यूनिट 105 रुपये 30 पैसे का आएगा, ठीक है। आपको इतना ही पैसा देना पड़ेगा, ये पॉइंटर्स में नहीं आता। तो जैसे जैसे मार्केट गिरेगा, सपोज मार्केट 8 हज़ार तक पहुंच जाता है तो ये आपको 90 रुपये 80 रुपये में मिलेगा, तो वहां पर पैसा डाल दो। जब निफ्टी ग्रो करेगा तब ये ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। एंड निफ्टी इज व्हाट? निफ्टी इज अ बास्केट ऑफ 50 बेस्ट कंपनीज। निफ्टी भी ETF इज नॉट अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। ETF म्यूचुअल फंड में क्या होता है शैलानंद, कि म्यूचुअल फंड वाले अपने हिसाब से कंपनीज कम ज्यादा करते हैं, ठीक है। किसी कम मतलब एक कंपनी हटाई दूसरी डाली, या एक ही कंपनी में शेयर वो कम ज्यादा करते हैं, इट इज अप टू देम। बट दिस ETF इज व्हाट, निफ्टी जो बना हुआ है, निफ्टी का जो 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 उन्होंने बास्केट बनाया है कंपनीज का, जिस प्रपोर्शन में, जैसे 10% वेटेज रिलायंस का है, 5% HDFC बैंक का है,
बिल्कुल सेम वेटेज इन ETFs में होता है। तो आप ETF में पैसा डाल रहे हो, मतलब इट इज एज गुड एज आप निफ्टी में पैसा डाल रहे हो। तो निफ्टी ग्रो करेगा तो ये भी ग्रो करेगा, निफ्टी गिरेगा तो ये भी गिरेगा, बिल्कुल सेम प्रपोर्शन। NSE BSE में 5-10 पैसे का फर्क होता है। दीज आर टू स्टॉक एक्सचेंजेस हर्षवर्धन, है ना, दो बाजार हैं, दो बाजारों में ट्रेड होता है। करेक्ट, निफ्टी गिरता है और बहुत सारी कंपनीज के शेयर जो है वो ग्रो करता है। दो चीजें, निफ्टी इज एन एवरेज ऑफ 50 कंपनीज, ठीक है, निफ्टी इज एन एवरेज ऑफ 50 कंपनीज, पहला मुद्दा। सपोज रिलायंस और HDFC दोनों निफ्टी में, रिलायंस बढ़ रहा है, धीरे बढ़ रहा है, HDFC गिर रहा है, बहुत तेज से गिर रहा है, तो ऑफकोर्स वेटेड एवरेज आपको पता है, तो निफ्टी उस कारण नीचे आएगा, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी कंपनी जो निफ्टी में नहीं है तो उनका कोरिलेशन नहीं है, ठीक है, उनका कोरिलेशन नहीं है, वो कंपनीज ग्रो करती रहेगी, निफ्टी गिरता रहेगा। निफ्टी फोकसेस ऑन द बेस्ट 50 स्टॉक्स। शेयर मार्केट में पैसा कमाना तभी, मतलब बड़ा पैसा कमाना है तो आप ऐसे ही कमा पाओगे अगर आप उसमें वेट करोगे, ठीक है। वेटिंग इज द की, जितना ज्यादा आप वेट करोगे उतना ज्यादा आपको ग्रोथ मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, ये आइडिया का शेयर आपको दिख रहा है, ठीक है। आज जैसे न्यूज देखी होगी उसको पता होगा, नहीं तो मैं बताता हूँ, ठीक है। आइडिया का शेयर जो था अभी 3 रुपए 4 रुपए समथिंग समथिंग ऐसे गया था, मैंने तब खरीदा था, ओके। फिर ये बढ़ा तो मैंने 5.5 में बेच दिया, मुझे लग रहा था कि अब इसमें ग्रोथ नहीं है। 5.5 में मैंने बेचा, 1-2 दिन गिरा, 4.5 तक गया, देन वापस ऊपर उठ के वो 6.5 में आया। 6.5 में आया तो फिर मार्केट में न्यूज आ गई कि गूगल जो है वो इस शेयर में इन्वेस्ट करने वाला है। जैसे ही मार्केट में न्यूज आई, ये शेयर 6.5 से बढ़कर 7.5-8 रुपए पे जाके रुक गया, 7.5 समथिंग समथिंग, वहां पर सर्किट लग गया। आपको अपर सर ने पढ़ाया होगा, अपर सर्किट वगैरह लगता है, तो यहाँ पर अपर सर्किट लग गया 7.5 रुपए में। मैंने तब ऑर्डर डाल के रख दिया था, भाई नसीब होगा सर्किट खुल गया तो अपने को मिल जाएगा, ओके। एंड नसीब से अपने को शेयर्स मिले। जैसे ही 7.5 में शेयर्स मिले, फिर बढ़ा 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 बढ़ा, एंड परसों या 2 या 3 दिन पहले अगेन ये 12.5 रुपए का, ठीक है। 12.5 रुपए मतलब उसका टारगेट था कि रिसेंटली 12.5 जाएगा, तो मैंने 12 रुपीज 40-45 पैसे पे बेचा। फिर आज अगर आप देखोगे तो ये 10 रुपए 60 पैसे पे था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला था, नहीं आया, इनके ड्यूज पेंडिंग है बहुत सारे, 52 लाख करोड़ के ड्यूज पेंडिंग है, तो डिसीजन नहीं आया, आगे बढ़ गया डिसीजन, इसकी वजह से वापस ही नीचे आ गया 9.40। अब इन शेयर्स में अपने को लग रहा है कि यार ठीक है, 3 रुपए का शेयर 10 रुपए गया, 12 रुपए गया, 9-10 रुपए कौन सी बड़ी बात है, करेक्ट, यहाँ पर बहुत मायने रखता है। अब सिंपली सोचो, सपोज आपने 3 रुपए में 10,000 शेयर लिए, एकदम सिंपली सोचना, आपने 3 रुपए में 10,000 शेयर लिए, आपने 30,000 इन्वेस्ट किया, है ना। जब ये शेयर गया 12.5, और आपकी वैल्यू कितनी होगी, होगी इन्वेस्टमेंट की 1,25,000। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि छोटे शेयर्स में 1 रुपए की वैल्यू क्या होती है। यहीं पर जब मैं बोलूं कि HDFC बैंक 990 रुपए था, ये 995 हो गया, तो यहाँ पर उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है। 5 रुपए में क्या ही हो जाएगा, आपके पास एक ही शेयर था। तो इसलिए ये बहुत मायने रखता है कि छोटे शेयर्स में 1-1 रुपए की बहुत वैल्यू होती है। तो आपने 30,000 रुपए अगर 3 महीने पहले इन्वेस्ट किए होते हैं, जस्ट 3 महीने पहले सोचो, तो आपको 1,25,000 मिलते हैं, सो आपको 95,000 रुपीज का रिटर्न होता। दिस इज 316% रिटर्न। देखो कितना रिटर्न है आपको, 316%, वो भी कितने, 3 महीने में। नाउ दिस हैज टू बी कंपेयर्ड विथ FD। हाउ मच इज द रिटर्न ऑफ FD पर ईयर, ऑन अ हायर साइड 7%। स्मॉल कैप्स में इशिका, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, यू शुड इन्वेस्ट इन द राइट कंपनीज, क्योंकि स्मॉल कैप का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बहुत ही किसी भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया तो आपको थोड़ी पता है कंपनी क्या कर रही है, वो डूब भी सकती है, तो आपके 30,000 रुपये डूब भी सकता है, ठीक है। बड़ा इन्वेस्ट मत करो, 3,000 रुपये करो। जैसे वोडाफोन आइडिया तो यार नाम ही है, ठीक है, अपने को पता है बहुत इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन 3 रुपए आ गया, 2 रुपए आ गया, अब रिस्क तो ले ही सकते हैं ना। आपको लग रहा है कि आपके पास 2-3 हजार एक्स्ट्रा पड़ा है ना, डाल के रख दो, छोड़ो, 2-3 हजार डूब भी गया तो डूब गया, ऐसा। तो एकदम छोटी कंपनीज में आपको ऐसे चलना पड़ता है। अब एकदम छोटी कंपनी मतलब ऐसा भी नहीं, पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, कितना 33 रुपीज का शेयर चल रहा है, अब कम है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो पता है पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। यस, बड़ा इक्विटी इज ऑल अबाउट, शेयर्स इज ऑल अबाउट मोर द रिटर्न, मोर द रिस्क, मोर द रिटर्न्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट फ्यूचर के लिए सही है क्या? सदाबहार प्रोडक्ट, अगर आपको सदाबहार
चाहिए तो आप HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट करो, ठीक है। अगर आप HUL का चार्ट खोल के देखोगे तो दिस हैज बीन ऑलवेज लाइक दिस, ठीक है। HUL स्टार्टिंग से हमेशा ऐसा ग्रो करके आया है। बाकी कुछ कंपनीज आप देखोगे तो ऐसा जाती है, फिर कुछ साल नीचे होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, बट HUL हैज क्रिएटेड वेल्थ। स्टार्टिंग में उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो कि भाई जो आपको पता है कि आप यूज करते हो, ठीक है। आप साबुन यूज करते हो, आप शैम्पू यूज करते हो, ठीक है। ये सब चीजें चलनी ही चलनी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए लोग बंद नहीं करेंगे, ऐसी कंपनीज आर सेफ। ITC में कर सकते हो देवांश, लेकिन अभी मत करो। रिसेंटली 160 156 तक गया था, अभी वो उसने बढ़ बढ़ के 200 पे आया है। यू कैन बाय ITC, अच्छी कंपनी है, ठीक है। बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म लेकिन होल्ड करना। ब्रिटानिया ऑल्सो यू कैन बाय, 3000 3,500 का शेयर है। यस बैंक पे इन्वेस्ट करो तो सही होगा, वो भी सस्ता चल रहा है। नहीं यार, यस बैंक मत करो, डूबने वाली कंडीशन है, ठीक है। 5 रुपए पे जब हुआ था वो 5 रुपए पे करते तो बात थी, अभी 30 रुपए चल रहा है। टेक कंपनीज में करना है तो यार दो बेस्ट है, एक आपका TCS, एक L&T इन्फोटेक। आंख बंद करके और किसी कंपनी को देखो भी मत, इनका आप पास्ट के चार्ट्स देख लेना, डायरेक्टली अप ही अप। सिर्फ कोरोना के कारण नीचे गिरे, नहीं तो कभी नीचे नहीं गिरे। टेक महिंद्रा हैज बीन गुड, बट आई एम टेलिंग यू द बेस्ट स्टॉक्स, ऐसे तो है तो बहुत सारे, बट मैं जो खुद देखता हूँ, जो मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ, मैं वाले आपको बता रहा हूँ। TCS एंड L&T आपका इन्फोटेक। स्टार्टिंग के लिए कौन से शेयर अच्छे हैं, आप सिर्फ देखना चालू करो। TCS, HDFC बैंक, रिलायंस, ठीक है। इसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, L&T, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, ठीक है। इसका शेयर 600 700 800 तो गया था, अभी 900 950 चल रहा है। HUL यू कैन कीप इन रडार। डेट इक्विटी रेशियो लो क्यों होना चाहिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट में? रेशियोज यार सर डिस्कस करें तो बेटर होगा, वो अलग मुद्दा चालू हो जाएगा। सन फार्मा, फार्मा कंपनीज आर बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। सिप्ला एंड सन फार्मा, लॉन्ग टर्म करना है तो इन दोनों में करके रखो। सिप्ला एंड सन फार्मा, दीज आर फार्मा कंपनीज, इनमें इन्वेस्ट करके रखो, अच्छे हैं। जो रिलायंस में आएगा, यस, उसी में उसी का हिस्सा है। IRCTC रिस्की स्टॉक है, कर सकते हो, रिस्की स्टॉक है। और रिस्की मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें 5% का सर्किट लगता है, तो अगर वो सर्किट पे ही खुला, या मतलब कैसा होता है कई बार वो सर्किट ही सर्किट पे रहता है, डायरेक्टली अप 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 या डायरेक्टली डाउन 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 डाउन, तो उसमें आपको खरीदने और बेचने का फिर मौका नहीं मिलता है। जो यहाँ पर चैट कर रहे हैं जूम पे, वो प्लीज व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो जाओ, मैं जूम के चैट्स नहीं देख पाता हूँ। बहुत वॉलिटिलिटी उसमें। कैडिला इज गुड, इतना ग्रोथ बहुत स्लो है यार कैडिला में, अगर आप देखोगे अच्छा है, ग्रोथ बहुत स्लो मिलती है। सर्किट मतलब क्या होता है, जैसे सपोज 100 रुपए का शेयर है, उसमें 5% का सर्किट है, ये सेबी ने बोला सपोज, तो जैसे ही 105 रुपए पहुंचेगा ना, तो ये लॉक हो जाएगा, आप इसमें बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर पाओगे आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए, जैसे भी उनकी लिमिट दी गई रहेगी। और सिमिलरली अगर ये 95 रुपीज हो गया तो इसमें फिर ट्रेड नहीं कर पाओगे, ऐसा। हिमांशी के लिए, हिमांशी क्या पूछा आपने? बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं तो कुछ कुछ मिस भी हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? आयुष पूछ रहा है क्यों होता है ऐसा। क्योंकि यार अपन जैसे लोग कैसे, अपन कितना लगाएंगे, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, करेक्ट। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है, ये सोचो कितना पैसा लेके बैठे, ये 5,000 करोड़ लेके बैठे हैं। ये तो क्या करेंगे, एक ही शेयर में डाल के उसको बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पर डिमांड सप्लाई चलता है, तो अगर डिमांड ही बहुत हाई हो गया तो ये 95 रुपीज का शेयर एक ही दिन में 1,000 रुपए का हो जाएगा, करेक्ट। फिर वो म्यूचुअल फंड वहां से बेचना चालू करेगा। अब फिर अपने क्या लेगा यार, ये तो क्या शेयर है, एक दिन में 1,000 रुपए हो गया। अपन खरीदना चालू करेंगे लेकिन वो बेचना चालू करेंगे, तो वो 1,000 का शेयर वापस 95 में आएगा। धीरज कह रहा है कि भाई सर बता दो एक बार शेयर बाय कैसे करते हैं। सिंपल, एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीरो था, मैंने अकाउंट, ठीक है। ICICI बैंक कितने का है? 341 रुपीज का। ये ICICI बैंक पे मैंने क्लिक किया, ये नीचे बाय सेल दे रहा है, तो मैंने बाय का ऑप्शन दबाया, ठीक है।
यहाँ पर आपको दे रहा है क्वांटिटी, अभी मार्केट बंद है तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा पाऊंगा। क्वांटिटी आया एक, ठीक है, क्वांटिटी डालने का 341 रुपीज या जो भी आपको प्राइस चाहिए वो डालने का। अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा और गिरेगा, 330 तक आएगा, 320 तक आएगा, तो 320 डालने का। बाकी सब चीजें अभी के लिए इग्नोर करो, ठीक है, धीरे धीरे आप ऑलरेडी सीखोगे, ऑटोमेटिक सीखोगे। और नीचे जो बाय है ना, इसको बाय को पूरा राइट स्लाइड करना। जैसे ही आपका सपोज मैंने एक क्वांटिटी 330 रुपए डाला, जैसे ही शेयर का प्राइस करके 330 रुपए आएगा ये बाय हो जाएगा। और सिमिलरली सेल के लिए होता है। आइनॉक्स इन पीवीआर में डाला, जिस दिन थिएटर ओपन होगा उस दिन हाई होगा ना प्राइस। सो यस, अपने को लगता है, बट देखो एक दिन के बेसिस पर शेयर का प्राइस नहीं होता है। शेयर का प्राइस चलता है उनके साल भर की प्रॉफिटेबिलिटी पे। आप कभी भी ये सोच के शेयर में पैसा मत डालो कि आप शेयर खरीद रहे हो, आप ये सोचो कि आप कंपनी खरीद रहे हो, ठीक है। अभी आप सी यू आर बाइंग शेयर्स मीन्स नॉट यू आर बाइंग इक्विटी शेयर्स, यू आर द ओनर ऑफ दैट शेयर, ओनर ऑफ दैट कंपनी, योर ओनरशिप इन दैट, करेक्ट। अभी आप सोचो कि आप अगर रिलायंस से पैसा डालते हो तो आपको पता है कि मुकेश अंबानी का विजन बहुत स्ट्रांग है, वो कंपनी को ग्रो करवाएगा ही करवाएगा, तो ऐसे में डालो। डीमार्ट में आप डालो, डीमार्ट का शेयर जब गिरेगा तो आप डीमार्ट मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट्स में डालो। राधा कृष्ण दामानी वन ऑफ द फाइनेस्ट एंटरप्रेन्योर, विजन बहुत स्ट्रांग है, उसमें डालो। एचडीएफसी बैंक उसमें डालो। डीमार्ट अकाउंट कहाँ से लिंक करना पड़ता है? इन्फोसिस इज गुड विभा, इन्फोसिस इज गुड। इन्फोसिस की दिक्कत है, अगर आप उसका चार्ट देखोगे ना, तो जितनी स्पीड से टीसीएस और एल&टी इन्फोटेक बढ़ाए उतना रिटर्न आपको इन्फोसिस ने नहीं दिया है। स्टिल यू कैन डू, लेकिन इट इज लाइक कि अगर आपको टीसीएस 80% रिटर्न देगा तो इन्फोसिस 40% देगा लॉन्ग टर्म में। शेयर ट्रेडिंग के लिए कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि नहीं? कुछ नहीं करना पड़ता है आकाश, 1 रुपया रखने की जरूरत नहीं है। सर कैन यू शेयर पोर्टफोलियो पॉसिबल? नहीं। ओके हर समय शेयर कब तक अलॉटेड होंगे? T+2 का सेटलमेंट आपको पता है? T+2 मतलब मैंने अगर आज खरीदा तो 2 दिन बाद आपकी डीमेट में दिखेंगे, लेकिन आप आज खरीद के आज भी बेच सकते हो। अच्छा, जीरोधा में मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ, शॉर्ट टर्म वाले, 1 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कोर पोर्टफोलियो नहीं है, कोर पोर्टफोलियो मैंने एंजल ब्रोकिंग में रखा है, ठीक है, मैंने एंजल ब्रोकिंग में रखा है। रीजन बिंग कैसा होता है कि वही शेयर अगर मुझे बार बार खरीदना है, जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा तो मैंने एक बार खरीद कर रख दिया। अब जो एचडीएफसी बैंक मुझे 1 हफ्ते के लिए खरीदना है, तो अगर मैं एंजल ब्रोकिंग में खरीदूंगा ना तो वो प्राइजेस मिक्सअप हो जाएगी, उसका एवरेज हो जाएगा, मुझे वो नहीं चाहिए। इसलिए इफ पॉसिबल 2 अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए। ट्रेडिंग अगर करना है तो उसके लिए अलग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अलग। थोड़ा एक बार समझा दो। हाँ कुमार, यही है, आप जीरोधा में फॉर एग्जाम्पल अकाउंट ओपन करवा लो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये आपकी वॉच लिस्ट है, ऊपर वॉच लिस्ट दिख रही है 1 2 3 4 5। कोई भी शेयर, जैसे आइशर मोटर्स, फॉर एग्जांपल आइशर मोटर्स यहाँ पर डालो, आपके सामने आ जाएगा। कहाँ गया आइशर मोटर्स? ये लिस्ट में आपने ऐड कर लिया। आइशर मोटर्स का प्राइस कितना है? 16,418। ये अगर आपको एक शेयर खरीदना है तो आप यहाँ पर बाय करोगे, ठीक है, प्राइस डालोगे वगैरह वगैरह, और इसको आप बाय को स्लाइड करोगे तो वो ऑर्डर चला जाएगा। 80C सर आपका बड़ा रॉयल एनफील्ड इज वेरी गुड। 80C इज मुद्दा अलग है, मैं अभी वो नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, कॉल ऑप्शंस हो गए सर ये तो। यस, ऑप्शंस भी मैं करता हूँ लेकिन अभी आपको नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेवल हो जाएगा वो। पेमेंट कैसे करते हैं? अच्छा, आपको ना इसमें क्या करना पड़ता है, जब आप ये अकाउंट खुलाओगे ना तो एक फंड्स करके ऑप्शन रहता है, वहाँ पर ऐड फंड्स बोलता है। तो ऐड फंड्स मतलब क्या होता है, आपको सिंपली अकाउंट से इस ब्रोकर के पास पैसा जमा करवाना होता है। तो आपके अकाउंट से सपोज 10,000 कटेगा, एंजल ब्रोकिंग वाले के पास आके जमा हो जाएगा। जब आप बाय करोगे तो उसमें से पैसा कट जाएगा। कल शेयर्स बाय करके दिखाऊं? बाय तो करके दिखा दूं, लेकिन अपने को वो 3.5 के अंदर अंदर तक करना पड़ेगा। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग बंद हो जाती है उस पर्टिकुलर शेयर में कुछ टाइम के लिए। यस, इंट्राडे ट्रेडिंग आकाश से सिंपली व्हाट, इंट्राडे इज नथिंग न्यू। सुबह बेचा शाम को, सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, दैट इज इंट्राडे, सिर्फ उतना ही। यस रितिशा, चलो कल कल लाइव करते हैं, साक्षी कह रही है। चलो ठीक है, कल मैं आपको शेयर बाइंग सेलिंग करके दिखाऊंगा। अकाउंट ओपन ऑनलाइन करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन, मैंने भी ऑनलाइन ओपन किया है, कहीं मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ। 16,355 कुछ चल रहा है उसका, वेरी गुड। चलो
अभी देखो ये सब देखो यार, रिस्की इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ मैं आपको यार ये नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है? अपने को करना ही है ऐसा नहीं है, करना है तो बहुत लिमिट में करना है ना। यस, पेन का बहुत सारी चीजें लगती है, पेन लगेगा, आधार लगेगा, आपका वीडियो लेंगे 5 सेकंड का, तो बहुत सारी चीजें देखो म्यूचुअल फंड में जो आपने इन्वेस्ट किया ना, तो म्यूचुअल फंड भी 2 कैटेगरी के होते हैं। सर थोड़ा बताओ, अच्छा लग रहा है नया कुछ सीखने में। यस, हाँ सुनो, अब म्यूचुअल फंड के बारे में भी सुन लो, शेयर्स के बारे में बताऊंगा, चिंता मत करो। हम खुद एंजल ब्रोकिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, एंजल ब्रोकिंग में आप अकाउंट खुलवा सकते हो, जैसे फेसबुक में अकाउंट खुलवा रहे हैं वैसे एंजल ब्रोकिंग में खुलवाना है। लेक्चर में से रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं अक्षय को बोल दूंगा। जीरो था, गो फॉर जीरो था। स्टार्टिंग के 300 रुपये लगेंगे, 200-300, बट वर्थ है, इजी टू ट्रेड, ठीक है? और मजा आएगा आपको, देखने में अच्छा लगेगा, वाह यार क्या प्लेटफॉर्म बनाया है। गोल्ड बॉन्ड्स में बताना, ठीक है? मैं गोल्ड बॉन्ड्स बता दूंगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जिन्होंने पढ़ के रखा है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा क्या होता है। एंजल ब्रोकिंग का सिर्फ ऐप ही डाउनलोड किया है, कुछ नहीं आता, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। एंजल ब्रोकिंग का इतना अट्रैक्टिव नहीं है, इजी टू यूज नहीं है। करोगे तो जीरोधा करना, अगर पैसा खर्च नहीं करना है तो एंजल कर लेना। और शेयर्स अगर आपको ट्रैक करने ना, तो आप मनी कंट्रोल अपने पास रख लो, बेस्ट है। मनी कंट्रोल इज बेस्ट, एकदम सिंपल, आपको समझेगा। डॉक्यूमेंट्स मुझे लिस्ट याद नहीं है। स्टार्टिंग करो सर, ये 2000-5000 से भी कर सकते हो यार गौरव, आपके ऊपर है। ट्रेड ऑप्शंस बहुत रिस्की अजय, मैं करता हूँ, बहुत कैपिटल लगता है। एक ऑप्शन सेल करने के लिए 1.25 लाख रखना पड़ता है। एक बार ट्रेडिंग करके बताना। यस बिल्कुल, कार्ड बाय जीरो था यार। यस यस वही है। देखो, पैन कार्ड, आधार, बैंक अकाउंट। एंजल में पैसा नहीं लगता अकाउंट पर? हाँ बिल्कुल नहीं लगता एंजल में। सर स्टार्टिंग में कौन से शेयर में इन्वेस्ट करूँ? सर 5 सेकंड का वीडियो को बनाते हैं इंडियन आर्मी में क्या? 5 सेकंड का वीडियो मतलब? अच्छा वो, अरे यस यस यस, सुनो चलो म्यूचुअल फंड पे आते हैं, बाकी आपके पूरे डाउट डिस्कस करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स एक तो क्या होते हैं आपके, होते हैं ग्रोथ वाले, ठीक है, और एक होते हैं डिविडेंड वाले। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, रियल वेल्थ, देन यू गो फॉर ग्रोथ, ठीक है? डिविडेंड में क्या होता है कि ग्रोथ थोड़ी लिमिटेड रहती है, लेकिन आपको कुछ कुछ टाइम में पैसा भी मिलता रहेगा, जैसे शेयर्स का डिविडेंड मिलता है ना, एकदम सेम चीज। ओके, तो अगर वेल्थ ज्यादा क्रिएट करना है तो गो फॉर ग्रोथ, नॉट फॉर डिविडेंड। डिविडेंड गए तो डिविडेंड भी मिलेगा और ग्रोथ भी होती रहेगी, लेकिन ग्रोथ कम रहेगा, लेकिन बेनिफिशियल ग्रोथ रहता है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू टेल। जैसे आप लोग बोले थे म्यूचुअल फंड्स में कहाँ से इन्वेस्ट करना है, कहाँ से इन्वेस्ट करना है, तो देखो ये आपको पैसा बचाएगा लॉन्ग टर्म में, जो आपको बताने वाला हूँ। और ये नॉलेज आप अपने घर में भी दे सकते हो, अगर आपके पेरेंट्स, मॉम, डैड, सिबलिंग्स जो नए जॉब में होंगे, किसी को भी इन्वेस्ट करना है, यू कैन टेल देम दीज थिंग्स, बहुत काम में आने वाले हैं। क्योंकि हर कोई सोचता है यार SIP स्टार्ट करें, लेकिन समझते नहीं SIP मतलब क्या होता है। उनको लगता है कि SIP इज अ न्यू इन्वेस्टमेंट। SIP इज नॉट अ न्यू इन्वेस्टमेंट, SIP इज अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो डायरेक्टली करो, ठीक है, डायरेक्टली आप 10,000 डाल दो, या फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालो, दैट इज SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है? चिंता मत करो, किसी को नहीं पता है तो। मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं किया था रिसर्च इस पे, अपना पूरा फोकस पढ़ाई का ही था। पापा डर जाते इन्वेस्टमेंट के नाम पे। मैं भी करूंगा जो भी करूंगा। यस करो, थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है? अगर कहीं पर गाइडेंस लगता है तो आप मैसेज करो, ऑल्दो मैं व्हाट्सएप कम चेक कर पाता हूँ, कई बार 2-3 दिन चेक नहीं कर पाता हूँ, तो बहुत लोग के डाउट्स ही बचे हुए रहते हैं, लेकिन आई हेल्प जितना हो सका। परचेज से पहले क्या चेक करना पड़ता है? देखो, जब मेन में आपको मुद्दा बताने वाला हूँ ये, यस चलेगा हिमांशु। एक्सिस मिड कैप फंड है ग्रोथ वाले। अब इसमें दो है, आपको एक रेगुलर दिख रहा है और एक डायरेक्ट दिख रहा है। नाउ रेगुलर इज व्हाट? रेगुलर मतलब आपने किसी एजेंट के थ्रू किया है, ठीक है? जैसे यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई है, आपने देखा, एक आपने देखा रेगुलर और एक आपने देखा डायरेक्ट। ओके, रेगुलर इज व्हाट कि आपने किसी एजेंट के थ्रू किया है। अब आपको नहीं पता है कि भाई किस में इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, आप जाओगे पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे, ठीक है? आप जाओगे फंड बाजार की वेबसाइट पे। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे, या मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप ग्रो के थ्रू कर सकते हो,
ओके, एक नाम दिमाग में आया था, ET मनी के थ्रू, इकोनॉमिक टाइम्स मनी के थ्रू कर सकते हो। यस, तो इसमें क्या होगा कि कुछ पैसा जो आप इन्वेस्ट करोगे ना, जैसे 1,000 आपने इन्वेस्ट किया, तो 5-10 रुपए इनकी कमीशन भी जाएगी, ज्यादा नहीं, 5-10, 15-20 रुपए ऐसा। और डायरेक्ट मतलब क्या होता है कि आप किसी के थ्रू नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड मिड कैप में करना है, ठीक है, आपने प्रॉपरली एनालिसिस किया। एनालिसिस कैसे किया? तो आप मनी कंट्रोल पे है, ठीक है, देयर इज वन मोर वेबसाइट, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, वहां पर भी एनालिसिस होता है। देयर इज वन मोर, कहाँ गया, देयर इज वन मोर वेबसाइट मॉर्निंग स्टार, वहां पर भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन इजी टू यूज कन्वीनियंट ये है, आप यहाँ पर आओ, ठीक है, मैं वापस से MF स्क्रीनर डालता हूँ, ये म्यूचुअल फंड स्क्रीनर मैंने ओपन किया। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे ना तो फंड हाउस है, तो आदित्य बिरला का है, ICICI का है, JM फाइनेंशियल्स का है, एक्सिस का है, ऐसे बहुत सारे फंड हाउसेस हैं, DSP म्यूचुअल फंड्स हैं। अपने को खुद चूज करने में दिक्कत क्या आती है कि भाई इतनी सारी चीजें, तो अपन किस में इन्वेस्ट करें? फंड कैटेगरी, तो ये इक्विटी हो गया, ये हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड मतलब जो म्यूचुअल फंड है थोड़ा डेट में डालेगा, थोड़ा इक्विटी में डालेगा, ये प्योर डेट फंड है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरह की आ, वो कमीशन नहीं लेता है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप रेगुलर में पैसा डालते हो ना, रेगुलर में पैसा डालना ही मतलब कमीशन है। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली जाओ, आप डायरेक्टली एक्सिस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर इन्वेस्ट करो डायरेक्ट, दैट इज डायरेक्ट, एंड आपका उसमें पैसा थोड़ा बचता है इन अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। अभी ये कैसे सिलेक्ट करने का, तो देखो फॉर एग्जांपल आपको अगर क्या है, देखो फॉर एग्जांपल, देखो एक और फंडा सुन लो, इक्विटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना, सबने सुना ये, इक्विटी सब्जेक्ट या म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, है ना, है ना, यस। बस आपको नहीं ये सुना होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि मार्केट जोर से बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड धीरे बढ़ेगा, और मार्केट जोर से गिरेगा तो म्यूचुअल फंड धीरे गिरेगा, करेक्ट। रीजन मीन म्यूचुअल फंड इज व्हाट, इट इज अ बास्केट, करेक्ट, ये बहुत सारे शेयर्स का एवरेज है। तो किसी म्यूचुअल फंड ने अगर 30 शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 30 के 30 गिरेंगे, 10 बढ़ सकते हैं, 20 गिर सकते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा कम गिरेगा, ओके। इसलिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग में भी दिखाया कि म्यूचुअल फंड्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ऐसा नहीं है, ये आप अपने सामने देखो, एकदम लाइव आज की सिचुएशन है, ठीक है। ये बहुत सारे फंड्स हैं जिनमें रेड रेड आपको दिख रहा है, तो इतने इन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। ये देखो -14.27, मतलब क्या, अगर आपने 100 रुपए डाले थे एक 1 जनवरी को, अगर आपने 100, ये 3 महीने पहले या 1 साल पहले अगर आपने 100 रुपए डाले थे, तो माइनस में चला गया है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 85 रुपीज, 15% माइनस कर लो तो 85 रुपीज ही बचा है, ठीक है। तो कभी भी यार यहाँ पर पॉइंटर यूज नहीं होगा, ये देखो दिस इज योर 14.27, है ना। तो अगर आपने 100 रुपए डाले थे तो उसकी वैल्यू आज 85 बचती, और अगर आप यही 100 रुपए बैंक में डालते तो 3% के हिसाब से वो 103 होता था। तो लोग जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन उनको कम प्रॉफिट्स भी चलता है, तो बैंक वगैरह में रखते हैं, ओके। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में डालोगे ना, तो म्यूचुअल फंड्स आर डेट ओरिएंटेड, ठीक है, इक्विटी ओरिएंटेड, ऐसे ब्रॉडली हैं, और भी बहुत 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 सारे इसमें कैटेगरीज होती है, जैसे फार्मा का अलग चलेगा, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड सिर्फ फार्मा स्टॉक्स में डालता है। एक कंजम्पशन स्टॉक्स में डालता है, कंजम्पशन मतलब ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह वगैरह, तो वो कैटेगरी वाले, हाइब्रिड दोनों का मिक्स रहेगा, यस। तो कभी भी आप इन्वेस्ट करो तो जितनी आपकी एज है, जिस उम्र में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो ना, जितनी एज है उतना परसेंटेज डेट में डालो, ओके। आपकी एज 20 है अज्यूम करो, और आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप 100 में से 20 रुपए डेट में डालोगे, 80 रुपए इक्विटी में डालोगे, ओके। अगर किसी की एज 60 है सपोज पेरेंट्स में, तो उनको डेट में 60 डलवाओ, इक्विटी में 40 डलवाओ। रीजन सिंपल रहता है, अपनी एज कम है तो अपन ज्यादा रिस्क ले सकते हैं,
अभी अपने पास 5, 10, 15 साल हैं अपनी लाइफ बनाने के लिए, लेकिन इस एज में कोई कुछ नया स्टार्ट नहीं करेगा, उनको रिस्क कम चाहिए, ठीक है, उनको थोड़ा कम पैसा मिलेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एज के हिसाब से कभी भी आप डेट में इन्वेस्ट करना, ओके, इतना प्रोपोर्शन हमेशा मेंटेन करते हुए चलना। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि भाई इक्विटी तो बहुत बढ़ता है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि भाई 300% का प्रॉफिट है, ठीक है, आपको आइडिया में 300% का प्रॉफिट मिला था, लेकिन आइडिया का शेयर एक टाइम पे 100 रुपए का भी था, वो 100 रुपए से 3 रुपए पे आया था, फिर ये लोग नहीं देखते। सर जब परचेस करना हो तो कैसे समझेंगे कि वो डिलीवरी है या इंट्राडे? ओके, गुड क्वेश्चन। इंट्राडे सब लोग बोलते हैं अच्छा नहीं, नहीं, इंट्राडे शलन बिल्कुल मत करो, मैं खुद नहीं करता हूँ इंट्राडे, बहुत रेयर करता हूँ। रीजन भी कैसा है, अगर आपने इंट्राडे किया ना, मतलब आपको उसी दिन बेचना है, और उसी दिन बेचना है मतलब आप सुबह 9:15 से लेकर शाम को 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे, तो आपका जो मेन काम है, जो मेन फोकस है, वो आपका हट जाएगा, तो अपने को बिल्कुल नहीं करना है। इंट्राडे मत करो, भले आप 2-4 दिन वाला करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, और मेन पैसा ना आपका शेयर्स रखने में ही बनेगा। हाँ जय, मैं कॉल ऑप्शंस में भी करता हूँ, कॉल पुट ऑप्शंस में करता हूँ, आज मैं वही ट्रैक कर रहा था। ये देखो, ये 10,300 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, आज मैंने सेल किया है, तो मैं करता सब हूँ, लेकिन अभी आपको मैं बेसिक लेवल का बता रहा हूँ। देखिए, किसी ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि भाई अपन बाय करेंगे तो इंट्राडे है या डिलीवरी कैसे पता चलेगा, तो देखो, अभी मैं आपको जीरो था में बता रहा हूँ, हर एक प्लेटफॉर्म का अलग अलग फंडा होता है, अलग अलग दिखता है। रिस्की ज्यादा कौन सा है, डेट या इक्विटी? इक्विटी इज रिस्की, डेट इज नॉट एट ऑल रिस्की। डेट इज व्हाट, कि आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, उस म्यूचुअल फंड ने वो पैसा डिबेंचर्स में डाल दिया, बॉन्ड्स में डाल दिया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल दिया, तो वहां से तो फिक्स इंटरेस्ट आना ही आना है, एंड दैट विल बी, रितिशा ने पूछा था, ओके। ओके सॉरी। तो जो आप डेट फंड्स में डालोगे उनका रिटर्न विल बी बेटर देन एफडी, इतना है। सर 2-4 दिन में कौन से शेयर्स में करें? देखो, कौन से शेयर्स, मैं तो बोलता हूँ कि एक शेयर में किया तो भी बहुत है, आप सिर्फ एक ही शेयर में करो। आप सिर्फ क्या करो, HDFC बैंक को लेके बैठ जाओ, ठीक है, या आप रिलायंस को लेके बैठ जाओ, अपने वॉच लिस्ट में एक ही शेयर रखो, ठीक है, जब जब लगता है कि भाई इससे नीचे नहीं जाएगा तो खरीद लो, ठीक है, जैसे ये 1500 आया, आपको लग रहा है कि इससे नीचे नहीं जाएगा तो उसको खरीद लो, सपोज नीचे चला भी गया, 1400 आ गया, तो 1400 में और खरीद लो, तो इसलिए पूरा पैसा एक बार में नहीं डालना। अगर आपके पास सपोज 15,000 रुपए, तो इधर 5 शेयर लो, 5 नहीं लेना है, 3 लो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर 3 लो, तो आपका एवरेज बनेगा 1450, ठीक है, 3 और 3 लिया, ये वापस बढ़ेगा 1600, बेच देने का, खत्म। कॉल ऑप्शंस में अलग से समझाऊंगा हिमांशी, उसका बहुत अलग डिस्कशन जाएगा, चिंता मत करो, बताऊंगा। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कौन से लें? शरण बताऊंगा। मैंने रिलायंस के रूमर्स फैलाएगी क्या? नहीं, मनी कंट्रोल को से कोई मतलब नहीं है, अपने को रूमर से मतलब नहीं है ना, अपन तो परफॉर्मेंस देख रहे हैं। सिक्योरिटी में आएगा, यस यस, सिक्योरिटीज में आप बहुत सारा पढ़ोगे। थर्सडे का फ्यूचर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन डेट होता है ना, यस वेरी गुड, थर्सडे को होता है। खातिजा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसको मंडे करने वाली है 29 तारीख से, आपको ज़्यादा पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रोकेज चार्जेस सबसे कम किसके हैं? दोनों के कम है, जीरोधा भी कम है, एंजल भी कम है। अगर आप डिलीवरी लेते हो ना तो आपको कुछ भी ब्रोकरेज नहीं लगता है, सिर्फ STT लगता है आपको 5-10 रुपए, खत्म। अगर आप इंट्राडे करोगे तो 20-20 रुपए का ब्रोकरेज लगता है, अगर डिलीवरी लोगे तो आपको कुछ भी ब्रोकरेज नहीं है। जीरोधा की खासियत है, एंजल ब्रोकिंग में भी सेम है, सब गाइड बाय जीरोधा है। आप अलग से मैसेज कर रहे हो तो कई बार मिस हो जाता है। इफ आई ओनली 1000 रुपीज कैन आई इन्वेस्ट? बिल्कुल कर सकते हो यार, 1000 रुपीज आप 50 रुपए वाले शेयर लो। ठीक है, आपके पास 1000 रुपए है तो आप 100 रुपए का टाटा मोटर्स चल रहा है, 10 शेयर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शेयर की प्राइस के ऊपर है, अभी आइडिया का शेयर 9 रुपए का है तो आइडिया का शेयर ले लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर मिनिमम कितना ले? एक शेयर लो तो भी चलेगा, पॉइंट्स में बस ले सकते, एक लो तो भी चलेगा। सर प्लीज स्मॉल अमाउंट शेयर कौन सा है? गौरव कह रहा है स्मॉल अमाउंट शेयर कौन से हैं। देखो, मैं बहुत सारे ट्रैक करता हूँ,
मैं आपको बताता हूँ। स्मॉल अमाउंट अगर आप 50-100 रुपए वाले बोल रहे हो तो टाटा मोटर्स में यू कैन इन्वेस्ट। ठीक है, आप टाटा मोटर्स को वॉच लिस्ट में रखना। अभी गिर ही रहा है वैसे भी उसका प्राइस। ये देखो, दिस इज माय बोनस शेयर। ठीक है, बहुत बड़ा यहाँ पर मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ। देखो, दिस इज माय बोनस शेयर। आलोक इंडस्ट्रीज आपको दिख रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इसकी। आलोक इंडस्ट्रीज जो है, ये कंपनी जो है आलोक इंडस्ट्रीज, ये इंसॉल्वेंट हो गई थी। ठीक है, आलोक इंडस्ट्रीज इंसॉल्वेंट हो गई थी, तो इसका शेयर ये एनसीएलटी में मैटर गया। फिर इसमें बोला गया कि भाई इसको कोई रिवाइव कर रहा है क्या, तो जेएम फाइनेंशियल्स एंड मुकेश अंबानी, ठीक है, इन लोगों ने इस पर पैसा डाला, आलोक इंडस्ट्रीज में इस पर पैसा डाला, वापस से इसको लिस्ट करवाया, शेयर थोड़ा बड़ा, वापस से गिरा। ये 3-3.5 रुपए का शेयर था। ठीक है, इसको मैंने खरीद रखा है 3 रुपए में, 3-3.5 रुपए में ऐसे कुछ शेयर खरीद के रखा है। एंड जब से खरीदा है तब से 2 या 3 बार ही इसमें ट्रेडिंग के आपको मौके मिले हैं, नहीं तो रोज अपर सर्किट पे होता है, रोज 5% के अपर सर्किट पे होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ये आलोक इंडस्ट्रीज कहाँ गया, ये 27.10। ठीक है, 4% मतलब रोज 4.84 ऐसे 5% बढ़ रहा है, तो कोई सेलर इसमें है ही नहीं, सब बाय ही कर रहे हैं। आलोक इंडस्ट्रीज की अपर सर्किट मतलब 5% बढ़ गया, तो उसके बाद आप उसमें खरीद बेच नहीं पाओगे, ब्लॉक हो गया। किसी शेयर में दिन भर का लिमिट रहता है कि दिन भर में ट्रेडिंग नहीं होगी, और किसी में आधा घंटा रहता है, किसी में 20 मिनट्स होता है। हाँ, तो कॉनकोर बताता हूँ क्या है। कॉनकोर इज कंटेनर कॉर्प। ओके, तो आलोक इंडस्ट्रीज देखो मैंने 3 में खरीदा है, अभी कितना हो गया है वो, 24 रुपए। तो अगर आप 24/3 करोगे तो मेरा रिटर्न, आप देखो मेरा इस पर रिटर्न 800% है, जस्ट विद इन 3-4 मंथ्स। ओके, अभी मैंने इसको होल्ड करके रखा है। आलोक इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा, यस। अब देखो चेक करो उसका प्राइस कितना गिरा था, कहाँ तक गया था। हाँ, सर्किट में बता देता हूँ। वेदांता में मत करना देवांश, वेदांता डीलिस्ट करवाने वाला है। उनके जो एमडी हैं उनको मजा नहीं आ रहा है मार्केट में, तो वो 110-120 का प्राइस है, वो उसको डीलिस्ट करने वाले हैं। ओके, करेक्ट। मैं क्या बता रहा था, किसी ने कुछ पूछा था। वेदांता इज अगेन अ कंपनी। ठीक है, वेदांता लिमिटेड इज अ कंपनी जो पूछ रहे हैं। खातिजा कह रही है कल की क्लोजिंग प्राइस एंड आज की ओपनिंग प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। बताता हूँ मैं। देखो रिलायंस, ठीक है, रिलायंस का शेयर देखो, ये कल क्लोज हुआ था 1572 में, आज ओपन हुआ 1566 में। रीजन कैसा होता है ना, सुबह 9 से 9:15 का जो सेशन है, दैट इज कॉल्ड एज प्री मार्केट सेशन या प्री ट्रेडिंग सेशन। उसमें भी लोग बाय सेल करते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड होता है। तो उस 15 मिनट में जो भी बाइंग सेलिंग होती है ना, उसमें से जो मैक्सिमम ऑर्डर्स मैच होते हैं, मतलब मैं अभी समझाने के लिए सिर्फ एवरेज बोल देता हूँ। ठीक है, उसका एवरेज जो होगा वो आपका ओपनिंग बनेगा। तो अगर उसमें सेलर ज्यादा होंगे तो कल के क्लोजिंग से आज का ओपनिंग थोड़ा कम है, 6 रुपए, तो इस कारण आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग में डिफरेंस आता है। फिर आज ये शेयर हाईएस्ट कितना गया, 1567। आज ये लोएस्ट कितना गया, 1531। और आज का क्लोजिंग कितना है, 1537 है। देवांश कह रहे डीलिस्टिंग में सब शेयर्स का क्या होता है। डीलिस्टिंग में क्या होगा, आपके शेयर्स आपसे वापस ले लिए जाएंगे। डीलिस्टिंग का एक प्राइस बोलेगी कंपनी, कंपनी बोलेगी सपोज 130 रुपए में हम वापस लेना चाहते हैं। ठीक है, आपको अग्री करना पड़ेगा। अगर आप अग्री कर जाते हो तो 130 रुपीज जो है आपके इस जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग में पैसा आ जाएगा। ब्लॉक डील्स होती है ना, यस बिल्कुल, ब्लॉक डील्स भी होती है, उसकी वजह से भी होता है। ब्लॉक डील्स इज व्हाट, कि आपने लमसम में शेयर्स खरीद लिए। कोई म्यूचुअल फंड है, सपोज एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, उनको 1 लाख शेयर्स खरीदने हैं, तो वो एक सिंगल प्राइस पे खरीदते हैं। इस ब्लॉक डील्स भी होती है और रिटेल भी होते हैं, दोनों होते हैं। 52 वीक्स लो हाई क्या होता है कि पिछले 1 साल में लोएस्ट कितना प्राइस था, हाईएस्ट कितना प्राइस था, दैट इज 52 वीक्स लो एंड हाई। सर्किट थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, सी सर्किट का लाइव एग्जांपल आपके पास है। आलोक इंडस्ट्रीज, आलोक इंडस्ट्रीज का ओपनिंग कितना है, देखो क्लोज कल कितने पे हुआ था, 25.85। कल शाम का क्लोजिंग था इसका 25.85, अगर आप स्क्रीन के बीच में देख रहे हो। एंड आज ये ओपन ही हुआ है 27.10, तो 5% ओपन हो गया, तो इसमें अपर सर्किट आ गया। सर्किट आ गया मतलब स्टॉपेज आ गया उसमें, अब उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते।
एयरटेल 56570 का, उसमें क्या पूछ रहा है? हाँ, उसके बारे में पढ़ा। यस, ऐसा। सी दिस इज रिगार्डिंग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अगर आपको नहीं करना है तो आप बिल्कुल बिंदास म्यूचुअल फंड्स में करो। कहाँ गया, कहाँ गया अपन? अपना मुद्दा तो ये था ना, कहाँ लेके गए आप? सिस्टर कंपनी कितनी है इंडिया में? काउंट नहीं है ये सब, मैं फोकस नहीं करता हूँ। आप देख लो, गूगल मिल जाएगा। सर कल ये शेयर लेने जैसा है क्या? आलोक वाला? आलोक मिलेगा ही नहीं, खुशी। आप डाल के रखो, आप 10 शेयर का ऑर्डर डाल के रखो, कोई बेचने वाला ही नहीं है, मैं खुद नहीं बेचूंगा। अरे 3 महीने में 800% रिटर्न दे रहा है तो क्यों बेचूंगा? और आलोक इंडस्ट्रीज दो कारणों से बढ़ रहा है, मैं आपको बता दूं। पहला तो मुकेश अंबानी का इन्वेस्टमेंट है, एंड दूसरा आपको पीपीई किट जो पता है कोरोना के लिए डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं, सो आलोक इंडस्ट्रीज इज मैन्युफैक्चरिंग दैट किट। ठीक है, तो कोरोना में जो सबसे वन ऑफ दी कॉमोडिटी और थिंग विच इज रिक्वायर्ड, उस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, इस वजह से भी वो बढ़ रहा है, कोई बेच नहीं रहा है। पता कैसे चलता है? सर्किट आ गया। आपको दिख जाएगा 5-10% वगैरह जब ऊपर बढ़ेगा ना, तो आपको साइड में से दिखाता है। जैसे ये देखो, ये 5%, 4.84, मतलब नियर अबाउट 5%, तो यहाँ पर सर्किट होगा। और मेन कहाँ से पता चलेगा? आप यहाँ पर देखना, बायर सेलर दिखेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ बायर्स दिख रहे हैं, आपको मार्केट डेप्थ दिख रही है लेफ्ट साइड में जो ब्लूइश है, अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर्स हैं तो कोई बेच ही नहीं रहा है, अपर सर्किट होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ सेलर्स हैं तो लोअर सर्किट होगा। कल ऑर्डर डालू ना, फिर अगर मिल गया तो ऑर्डर डाल के रख दो, खुशी, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिस्की है स्टॉक, आई एम स्टिल टेलिंग यू। आलोक इंडस्ट्रीज इज अ रिस्की स्टॉक, इनको हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। इतना ही पैसा डालना कि मन में अगर आपको लगे कि भाई डूब भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी इच्छा, आप 3 शेयर लो, 10 शेयर लो, 100 लो, 300 लो, आपके ऊपर। यस, डॉक्टर रेड्डीज का सही जा रहा है, महंगा है शेयर, 4,000, 4,100। एयरटेल में अमेजोन बाय कर सकती है तो वो बाय कर सकते हैं क्या? एयरटेल के साथ दिक्कत अभी ये है कि वो अपने लाइफ टाइम हाइस पे गया है, वो 600 रुपये होके आया है एयरटेल, अगर आप देखोगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बाय करो, ग्रो करने वाला है एयरटेल, इज डेफिनेटली गोना ग्रो। क्योंकि अब दो ही कंपनीज मेन बची है इंडिया में। वोडा आइडिया फोन आज न कल हो सकता है डूब जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया तो। ठीक है, एयरटेल ट्रैक करो, जब जब गिरे तब तब खरीदो। सर क्या बोला रिस्की है? तो कौन सा टाइप? आलोक इंडस्ट्रीज मैंने बोला बहुत रिस्की है, वोडाफोन आइडिया बहुत रिस्की है। दीज आर कॉल्ड एज पेनी स्टॉक्स, पेनी, PENNY, एकदम छोटे चिल्लर स्टॉक्स, इनका कोई भरोसा नहीं रहता है फिर। तो अगर आपको छोटी कंपनीज के बारे में पता है थोड़ा, तो ही उसमें डालना, नहीं तो मत डालना। वोडाफोन बंद हो जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल है, इसलिए मैंने आज बेच दिए वोडाफोन के। ठीक है, थोड़े बहुत जो बचे कुछ थे वो भी बेच दिए। सर एक बार गोल्ड डिपॉजिट में बताओ ना। यस, बताऊंगा। जियो का IPO पता नहीं है, मुकेश अंबानी को पूछना पड़ेगा। BPCL खुशी में ट्रैक नहीं करता हूँ। गवर्नमेंट कंपनीज में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ यार, ग्रोथ नहीं होता है लॉन्ग टर्म। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करने का ज्यादा बेनिफिट नहीं है। आई विल शो यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। देखो कैसे चेक करना। तो BPCL, ठीक है, इसको मैंने ऐड किया। HUL बोल रहे हो क्या? सर बंद हो जाएगा तो मनी वापस आ जाता है क्या? अब बंद हो गया तो पैसा डूब जाएगा। गूगल गूगल को लेकर था कि भाई गूगल जो है वो पैसा डाल सकता है, लेकिन फिर आइडिया वालों ने ये क्लैरिफाई किया कि नहीं भाई, गूगल की तरफ से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा हुआ। गेल, ONGC, ये सब में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं पढ़ता हूँ। मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, आई विल शो यू द रीजन लाइव एकदम। तो मैंने BPCL सिर्फ मैं सुनता रहता हूँ कि भाई ऐसा है ऐसा है, मैंने कभी ट्रैक नहीं किया है। बट आई टेल यू व्हाई आई डू नॉट इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज। देखो, सबको चार्ट दिख रहा होगा है ना?
चार्ट दिख रहा है सबको ये? ऑल कर लेते हैं। ओके, अब देखो इसकी खासियत क्या है इन कंपनीज की, गवर्नमेंट कंपनीज की। कभी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करो मतलब लॉन्ग टर्म सोचना। ये मैं आपको 1997 का शेयर प्राइस दिखा रहा हूँ। 1997, क्लियर कट नहीं भी समझ आ रहा होगा तो बस सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। 1997 में इस शेयर का प्राइस था 323। ओके, फिर ये 323 से गिरा और यहाँ पर 2003 में ये आया 37 रुपीज का। ठीक है, तो जिसने यहाँ पर 322 में इन्वेस्ट किया था उसका 90% वेल्थ बर्बाद हो गया, ये आ गया 36 रुपए। ठीक है, 2003 में, 2003 में भी अगर आपने इन्वेस्ट किया तो 2008 तक, 5 साल तक इसने ये सिर्फ 10-20 रुपए ग्रो हुआ है। ओके, फिर आप देखोगे तो यहाँ से ग्रोथ चालू हुई है। अब मैं आपको बहुत जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो 250 रुपए 2016 में इसका प्राइस पहुंचा था। बीपीसीएल का प्राइस 2016 में, फरवरी 2016 में 250 था। ये ऊपर गया कहाँ तक, 550, लेकिन कोरोना के कारण वापस कितना आ गया, अगेन 250। ठीक है, फिर अभी देखो कुछ दिन, सॉरी कोरोना का ये वाला है, ये बीच में और किसी रीजन 2018 में, हाँ 2018 में जो क्राइसिस आया था, ठीक है, अमेरिका का जो बैंक डूबा था उसकी वजह से 250 आ गया। फिर अगर आपने किसी ने पैसा डाला तो ऊपर गया और वापस कितना आ गया, अगेन 250 रुपये आ गया। ठीक है, अभी कोरोना के कारण। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ 2016 में आपने पैसा डाला, यस एक्चुअल हिंदुस्तान यूनिलीवर बोल रहा हूँ आप उत्कर्ष। मेरा फोकस गवर्नमेंट कंपनीज को लेकर ये है कि 2016 में सपोज आप 1 लाख डालते हैं तो 2020 में आपका पैसा उतना का उतना ही है। अगर आपका कोरोना के कारण मार्केट गिरा तो इस शेयर ने आपको क्या रिटर्न दिया ना, कुछ रिटर्न नहीं दिया। तो इतना ही आके अटक गया। इससे अच्छा वो 1 लाख रुपए आप एफडी में डालते 4 साल, तो 32% का रिटर्न तो आता, 8-8% के हिसाब से या 7-7% के हिसाब से, तो 1 लाख का 1,32,000 तो होता था, है ना। यस, गवर्नमेंट कंपनीज में यही दिक्कत रहती है, बस इतना है कि डिविडेंड आपको अच्छा मिलता है। गवर्नमेंट कंपनीज का डिविडेंड अच्छा होता है, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया तो 6-5-7%, 4% का डिविडेंड होता है। सो डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन इन्वेस्ट अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो। नहीं तो गवर्नमेंट, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको लग रहा है कि भाई आज जो शेयर आपने 100 रुपए में खरीदा है, अगर वो 5 साल बाद 1000 रुपए का होना चाहिए, 10,000 रुपए का होना चाहिए, देन यू डोंट इन्वेस्ट इन सच गवर्नमेंट कंपनीज। आप प्राइवेट कंपनीज में डालो, रिलायंस वगैरह में डालो, SBI, IRCTC, ये भी गवर्नमेंट है ना, यस। लेकिन IRCTC की खासियत है उसके पास मोनोपोली है। ठीक है, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ IRCTC। ट्रेन और कोई चलाता नहीं है। अगर ट्रेन में आपको इंडिया में घूमना है तो आपको उसी से जाना पड़ेगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट की है। आपको टिकट बुक करना है तो IRCTC से ही करना पड़ेगा। तो आप IRCTC में कर सकते हो, लेकिन अगेन फ्लक्चुएट बहुत होता है। बहुत सस्ता मिला तो करके रख देना, भूल जाना। SBI भी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि SBI आप HDFC बैंक में डालो, SBI में मत डालो। रिलायंस बेस्ट है, रिलायंस बिल्कुल बेस्ट है। जब भी गिरा 1200, 1100, 1300, अगर इतना मिला तो थोड़ा 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 करके लेते ही लेना है। शेयर और डिवेंचर दोनों को बाय करने की सेम प्रोसेस होती है। शेयर्स की तो ऐसे रहती है, डिवेंचर्स बॉन्ड्स की आप एंजल ब्रोकिंग करोगे ना, आपको समझेगा। मिनिमम पैसा डालना है। तो मैंने आपको बताया कि 4-5 कंपनीज जो हैं आप ट्रैक करो। ठीक है, जब जब गिरे तब तब सिर्फ इनमें पैसा डालो और इधर उधर दिमाग लगाओ मत। आप अभी पढ़ाई पे फोकस करना। ठीक है, HDFC बैंक आप चाहे तो ये नोट करके रख लो, HDFC बैंक में डालो, रिलायंस में डालो, हिंदुस्तान यूनिलीवर में डालो, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ठीक है, इसमें डालो। और फार्मा कंपनी में भी आप डाल सकते हो। यस यस, TCS में डाल सकते हो। यस यस, इन सब में डाल के, यस सिप्ला मैंने बोला, सन फार्मा मैंने बोला। तो सर आप सिर्फ इतना ही देखो। ठीक है, आप ये 6-7-8 शेयर ही देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डालो। टाटा मोटर्स इज ऑल्सो गुड, बट कैसा है ना, टाटा मोटर्स का फ्यूचर नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको ये वेल्थ नहीं क्रिएट करके देगा। लॉन्ग टर्म में वेल्थ चाहिए, अगर मायने सही मायने में चाहिए, तो आप मारुति का शेयर लो। मारुति, आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा शेयर जो है, मार्केट शेयर मारुति का है। आप गली में निकल के देखोगे तो 10 में से 5 गाड़ियां मारुति की रहेगी। ठीक है, मारुति का शेयर है अभी 350-400 का है। अभी ये बीच में कोरोना कारण 4,000 रुपए का आया। ठीक है, कितने 9-10 हजार का शेयर ही है।
ये कोरोना में 4000 का आया, फिर 5700 5800 गया, आज करेंटली 5400 के आसपास है। तो एक लो, ऐसा नहीं कि 10 ही लेना है, एक में क्या होगा, ऐसा नहीं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है ना आपको, तो फिर इन सिलेक्टेड स्टॉक्स में डालो आप। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस टाइम पे इन्वेस्ट करना सही है क्या? कर सकते हो। मैं आपको दो कंपनीज बोलता हूँ ऑटो में, अगर करना ही आपको इच्छा ही है तो एक तो गैब्रियल इंडिया लिमिटेड है, गैब्रियल आप नोट डाउन कर लो, और एक मारुति। भले कम पैसा डालो, ठीक है। ये गैब्रियल का स्टॉक तो आपको 100 रुपए के आसपास का है, ठीक है। ये मैंने अभी 50 रुपीज में बाइंग किया था। ओके, अभी 100 रुपए के आसपास है। आपको करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो सिर्फ इन दोनों में करो, और कोई ऑटो स्टॉक मत देखो। इंश्योरेंस इज अगेन यू कैन बाय। देखो, ऐसे लिस्ट तो बढ़ती जाएगी। इंश्योरेंस में HDFC लाइफ इज ऑल्सो गुड, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इज ऑल्सो गुड। आप दोनों में से किसी में भी डाल सकते हो। डिविडेंड जो देती है ना उत्कर्ष, वो आपके ब्रोकर के थ्रू आपके अकाउंट में आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्की है। चलन, अभी देखो ना, घर वगैरह कौन ही खरीदेगा। एकदम लास्ट लोगों का प्रेफरेंस रहेगा कि भाई इतना पैसा, मतलब बहुत लोग के जॉब्स वगैरह चले गए होंगे, तो ये सब चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म 2-3 साल देख रहे हो तो नहीं। ICICI लोम्बार्ड जो है, मैं वो नहीं देखता हूँ, मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। रैनबैक्सी लेबोरेटरीज भी मैं नहीं करता हूँ। ऐसा, ठीक है। अच्छा, एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आप बोल रहे थे ना, वो मैं देखता हूँ क्या हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोल रहा है क्या? शॉर्ट टर्म के लिए तो यही सब जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बोला ना, ये जब गिरे तो इन्वेस्ट कर लो, अगर जब भी बढ़ेंगे बेच दो। अदानी ग्रुप में भी कर सकते हो आप। रुको यार, कौन हिंदुस्तान, कौन सा था? HCL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना। ओके। SBI कार्ड में IPO भरा तो 570 बढ़ने के चांसेस हैं, खुशी कह रही है। लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा ही बढ़ेगा लॉन्ग टर्म, लेकिन बोले तो कैसा है, 1-2 साल बाद आपको रियल जो उसका पैसा दिखना चालू होगा ना, 1-2 साल बाद होगा। सिंपल मुद्दा, जो कॉमन सेंस से सोचना खुशी, अभी जो है बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो आधा एक साल मतलब डूबने वाले नहीं, मतलब कैसा है, अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। रीजन नहीं, गवर्नमेंट ने बोला है बैंकों को कि जिन्होंने आपसे लोन लिया उससे आप इंटरेस्ट मत लो, 3 महीने 6 महीने मत लो। तो अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो प्रॉफिट्स कैसे आएंगे ना, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो वो क्या सोचेंगे, ये एक साल पैसा कहीं और यूज कर लो, किसी और में डालो, किसी फार्मा कंपनी में डालो, कि एक साल में वो उतनी ग्रोथ दे देगा। हो सकता है कि आपको ये जो कार्ड है, SBI कार्ड है, आपको एक साल में 10% ग्रोथ दे, लेकिन फार्मा कंपनी 40% दे रही है, और आपके पास उतना ही पैसा है, 50,000 है या 1 लाख है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 1 लाख यूज करके 10% कमाना है, या 1 लाख यूज करके 40% कमाना है। तो दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग, कि वही पैसा बेटर कहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप फार्मा कंपनी में लगाओ, 1,40,000 आएगा, तो आधा पैसा निकाल के SBI में डाल देना, SBI कार्ड में। ऐसा मोदी गवर्नमेंट जाने के बाद शेयर करेगा, बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, अभी हो गए तो रखो खुशी, ठीक है, अभी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओके। विभाग क्या करिए? हाँ, आपने IPO में पैसा डलवा दिया, कहाँ गया? विभाग का कुछ तो मैसेज था। ट्यूबर्ग के बारे में? ट्यूबर्ग तो अभी तक मैंने नहीं बोला है। कल शेयर्स परचेस करने बताओगे? बता देंगे। डीमैट खुलवा लो, फिर डीमैट खुलवा लो। एक काम करो, मैं आप अभी तुरंत तुरंत ऐसे जल्दबाजी मत करो, डीमैट खुलवा लो। सबका मेजोरिटी का डीमैट खुल जाएगा ना, फिर मैं आपको लाइव ट्रेड करके बताऊंगा, लाइव परचेस सेल करके बताऊंगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा।
ओके, लेकिन डीमैट के लिए देखो यार डॉक्यूमेंटेशन लगता है, वो आपके पास है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या जो पूछ रहे थे, देखो भाई बहुत ही शानदार शेयर दिख रहा है मुझे ये। अगर आप इनका पार्ट परफॉर्मेंस देखोगे, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है सर, कैसे खुलेगा? जीरोधा में जीरोधा डॉट कॉम में जाना, वहाँ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म रहेगा, उसको फिल करना चालू करना, जीरोधा में ट्राई करना और एंजल में भी ट्राई करना, जिसमें करना है उसमें करना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस डॉक्यूमेंटेशन देखना है, डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत ना आए। ऐसा अगर डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत आए तो आप पेरेंट्स वगैरह के नाम पे भी खोल सकते हो, उनका बैंक स्टेटमेंट ले लिया, उनके नाम पे खुलवा दिया और आप संभालना पूरा। पोर्टफोलियो में जितनी कंपनीज आप ओन करना चाहते हो उतने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखो। पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ, आप 10 कंपनीज होल्ड कर रहे हो ऐसा। डीमेट के लिए क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स? पैन, आधार वगैरह वगैरह तो लगेगा, फोटो वगैरह आपका अपलोड करवाते हैं। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह लगेगा या नहीं। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट्स अगर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक बार ट्राई करना, नहीं तो पेरेंट्स के नाम पे आप कर सकते हो। पेरेंट्स में उसी के नाम पर करवाना है भाई जो रिटर्न फाइल करता है। ठीक है, अगर मम्मी हाउस वाइफ है, रिटर्न फाइल नहीं करती तो उनके नाम पे मत करना, जबरदस्ती के नोटिस आते हैं फिर, है ना। उत्कर्ष, हाँ देखो देखो भाई ये क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1158 का शेयर, कब है ये? 2018 में। वहां से जो ये गिरा है, तो आज तक ही गिरा हुआ है। कितना चल रहा है, मतलब ये कहाँ तक आया था? 472, 491 ऐसा। तो ये जिसने 1000 रुपए इसमें डाले होंगे, 1100 रुपए, उसका भी 500, 550, 600 रुपए के आसपास, अभी 600, 661 चल रहा है। तो ये इसका पास्ट परफॉर्मेंस है देखो। तो इसलिए आलू चालू कंपनीज में मत डालना, उसी कंपनी में डालो जिसके बारे में आपको पता। और बेस्ट वे टू चूज इज व्हाट, आप अपने आसपास चीजें देखो, आपके आसपास कौन सी चीजें पड़ी हुई है, कौन सी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है। आप बिस्किट खाते हो, ब्रिटानिया ने बनाया, अरे सब खा रहे हैं, ब्रिटानिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ब्रिटानिया में नहीं करना है, और देखो कि भाई और कौन सी कंपनी बिस्किट्स बनाती है, किनके बिस्किट्स पसंद हो रहे हैं, किनका मार्केट स्ट्रांग है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको ऐसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। डिविडेंड तगड़ा देती है उत्कर्ष कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो डिविडेंड, देखना पड़ेगा, मनी कंट्रोल पे तो दिखाएगा। यस, बट कैसा है कि शेयर्स इन्वेस्ट करना, मेन फोकस इज आर वैल्यू क्रिएशन। कुछ वैल्यू डिस्ट्रॉय हो रही है, अपना वैल्यू 1 लाख का अमाउंट 50,000 आ गया, उससे डिविडेंड मिल रहा है तो कुछ मतलब नहीं है। पार्ले बिल्कुल यस, नेस्ले, नेस्ले 17,000 का शेयर है अंशु, 17,000 18,000 का। यस, पार्ले का हाईएस्ट सेल हुआ है। ठीक है, आप गाड़ी चलाते हो, घर में गाड़ी है, कौन सी है? बजाज की है, हीरो होंडा की है, होंडा की है, तो आप वो देखो। कार है, मारुति है, वो देखो। कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा लगता है ये सब कोर्स। व्हाट अबाउट आईटीसी? आईटीसी इज वेरी सस्ता शेयर। ठीक है, 160 रुपए तक गिरा था, अभी 200 रुपए के आसपास चल रहा है। आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए रख लेना। ठीक है, 10 20 30 साल अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई 10 साल कम से कम, अगर आप सोच रहे हो कि आपको ग्रोथ चाहिए और आपका एकदम सही एज है अभी, क्योंकि आप क्लियर करोगे, जॉब करोगे, थोड़ा सेटल हो गए 24 25 साल में, थोड़ा देखो जॉब करोगे 2 3 साल तो पैसा आप उड़ाओगे, एकदम से ज्यादा पैसा आएगा तो पहले तो एंजॉय मारोगे, उसके बाद आप थोड़ा सोचोगे कि नहीं भाई आप थोड़ा सेव कर लेते। तो तब आपको दिखेगा यार मैंने 5 साल 6 साल पहले जो शेयर्स खरीदे थे, भले 10,000 डालो, ज्यादा नहीं, 5,000 डालो, 2,000 डालो, उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा हुई होगी। जियो के एजीआर ड्यूज नहीं है क्या? नहीं, जियो ने बहुत ही खतरनाक काम किया था। 83 8 और 9 जिसका भी नंबर है, एजीआर ड्यूज नहीं है, रीजन बीइंग जियो बाद में आया, 2018 19, 2018 17 18 में आया वगैरह वगैरह। आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल बहुत पुराने हैं, तो उनके पुराने ड्यूज भी कलेक्ट हो गए, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए थे, तो उनको बहुत दिक्कत आई। और जियो के उस तो 30 40 करोड़ के एजीआर थे। तो मुकेश अंबानी अगर अपना ट्रैक पेंट भी दे दे तो भी सुप्रीम कोर्ट उससे पैसा निकाल ले, ऐसा है। कॉस्मेटिक कंपनीज में ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन राधा कृष्ण दामानी जो मैं आपको बता रहा था, उन्होंने की काया, काया करके कंपनी है, स्किन केयर है, सॉरी स्किन केयर, स्किन केयर है, काया काया करके, उसमें उन्होंने पैसा डाला है, इन्वेस्ट किया, तो उसके शेयर मिल नहीं रहे, अपर सर्किट है, चाहे तो कर सकते हो। कॉस्मेटिक कंपनीज इज अगेन योर, सी दीज आर योर कॉस्मेटिक कंपनीज। तो दिखाता हूँ मैं, सपोज मैंने मैंने उसको कंफ्यूज किया उसके साथ, स्किन के साथ। और कॉस्मेटिक कंपनीज आर अगेन हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर, ठीक है, सनसिल्क वगैरह वगैरह जो बनाते हैं, यू कैन बाय, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।
फेविकॉल जो कंपनी बनाती है एक तरफा पीडीलाइट, अरे मेरे भतीजे अयान विवान, तुमको पता होगा, वो चिल्ला रहे, खेलने का टाइम होगा ना उनका, टेक्स टेलीकॉम कंपनी को जो देना है। देखो पीडीलाइट, फेविकॉल, फेविक्विक जो बनाती है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। पीडीलाइट का शेयर अभी 1500 वगैरह चल रहा था, गिरा है 2-3 दिन में, ठीक है, 1200 के आसपास गया, तो आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। इनके भी ये जो मैं कंपनी से एकदम सिलेक्टेड है, ये जो मेरे वॉचलिस्ट 3 में है ना, दिस ऑल आर फॉर लॉन्ग टर्म, बिल्कुल आप खरीद के रख सकते हो आंख बंद करके। टीसीएस 194 पे है। नहीं भतीजे हैं यार, शादी कैसे होगी? नहीं, नेफ्यू है मेरे, नेफ्यू। बच्चों का मत पूछो। चलो, नहीं नहीं, सॉरी वाला कोई मुद्दा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो अरे इधर मत दो। हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखो पीडीलाइट यू कैन बाय, देन प्रॉक्टर एंड गैम्बलर, सनसिल्क वगैरह वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, इसका शेयर है 41 समथिंग समथिंग का, कहाँ गया यार, 4000 समथिंग समथिंग, यू कैन बाय अगेन। अभी देखो मार्केट आज गिरा है और थोड़ा गिरेगा एक आध हफ्ते में, लॉन्ग टर्म में भी थोड़ा गिरने ही वाला है अभी। सर जब शादी करोगे हम बुलाएंगे पक्का, गोल्ड आपकी दुकान से लेने वाला हूँ पूजा में, ठीक है, आपके और अजय से आधा आधा, ठीक है ना, चलेगा ना, पूजा और अजय। यार अरे बिल्कुल यार, ऐसी चीजें थोड़ी बोलते हैं हम। सर अगर कंपनी बंद हो गई तो जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका क्या, डूब ही गई, फिर समझो क्या, 1-2 रुपए पर शेयर मिल गया बहुत है। हाँ यस, तो आपको दुबई वाला शेयर, दुबई वाला प्राइस देना पड़ेगा पूजा, है ना, ओके। चलो, और LNT 930 चल रहा है, 970-80 गया था। सी ITC 194 गिरेगा, ले सकते हो। SBI ले सकते हो, 160 तक आया तो यू कैन बाय, फॉर श्योर बाय कर लेना। SBI में वाली पूरा पैसा मत डालना, आधा डालना थोड़ा, और अगर बाई चांस गिरा तो और डाल देना। बट पिछले 5 साल का लोएस्ट SBI का रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 160, तो उसके नीचे गिरने के चांसेस बहुत 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 कम है। अब बिल्कुल पूजा टच में रहोगे तो बिल्कुल बुलाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो अगर आप भी नहीं बुलाओगे तब भी आऊंगी। वेरी गुड, परफेक्ट। चलो आज के लिए ये मुद्दा बस है क्या, ठीक है। आई थिंक अब मेरे को टैक्सेबिलिटी भी देखना था। हाँ तो टैक्सेबिलिटी मैं एक आध सेशन वापस से ले लूंगा। शुक्रिया शुक्रिया। एक आध सेशन वापस से ले लूंगा, ऐसे 15-20 दिन में, 1 महीने में अपन एक मिल लेंगे बीच बीच में। ऑनलाइन वाले पक्का भूल जाएंगे, नहीं यार ऐसा नहीं है, सिंपल मुद्दा है, आप फेस टू फेस रहो या ऑनलाइन वाले रहो। अब क्लास में भी 150 बच्चे रहते थे तो सब थोड़ी याद रहते हैं यार, जो आके बात करता है, जो डाउट्स रेगुलर पूछता है, वो याद रहते हैं। कल कितने बजे? कल तो अपन नॉर्मल कैपिटल गेन से रिवाइज करने वाले हैं। यस। कल तो अपन कैपिटल गेन से रिवाइज करेंगे, सेम ही टाइम रहेगा, 4 बजे का ही रखेंगे अपन। अच्छे बच्चे याद रहते हैं। ऐसा नहीं है, अलग बच्चे याद रहते हैं निसर्गा, मैं तो ऑफ कोर्स याद रहूंगी। ऑफ कोर्स याद रहूंगी, ऑफ कोर्स। सर एनएससी बीसी में, एनएससी में ही क्यों ज्यादा ट्रेड करते हैं? एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि अगर एयरटेल के 1 करोड़ शेयर्स का बाइंग सेलिंग एनएससी में हो रहा है तो बीएससी में से 10 लाख होगा। इतना ही डिफरेंस है कि आपको वॉल्यूम कम मिलता है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स का बाइंग सेलिंग जो है वो पीएससी में कम मिलता है। भयानक चीजें याद रहती है। चलेगा, चलो शायरी सुनाता हूँ। चलो एक बार फरमाइएगा। ऐसे 2 ही लाइन की है, ये 2-3 सुनाता हूँ आज, चलो। 2 ही लाइन की है इसमें।
राइमिंग नहीं है। चलो इधर वीडियो ऑन ही कर लेता हूँ। स्टॉप शेयर। दिख रहा हूँ क्या? अच्छा चलिए सुनिए, गौर फरमाइएगा। ये 2 लाइन की राइमिंग नहीं है, और सुनाऊंगा कि इश्क और कोरोना एक ही चीज है साहब। गौर फरमाइएगा कि इश्क और कोरोना एक ही चीज है साहब, कि जब तक खुद को ना हो जाए मजाक ही लगता है। शुक्रिया शुक्रिया। चलो एक और सुनो, गौर फरमाइएगा, इससे ज्यादा पसंद आएगी आपको। कि तेरे इश्क में मैं कोरोना हो जाऊं। गौर फरमाइए कि तेरे इश्क में मैं कोरोना हो जाऊं, तू मुझे छू ले और मैं तेरा हो जाऊं। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तो इश्क में भी तो निपट ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल सुन रखी होगी। सर कल कितने बजे शेयर्स बाइंग करना सिखाएंगे? रितिशा आपने डीमैट ओपन किया है क्या? जरा लंबी वाली सुनाओ। लंबी वाली नहीं, पहले डीमैट ओपन कर लो भाई। पहले डीमैट ओपन कर लो, फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट का काम हो तो, अगर जेब में पैसा है तो तुरंत खरीद लो, दिक्कत नहीं। राहत इंदौरी की सुनाओ। ऐसे याद नहीं यार मुझे राहत इंदौरी इंदौरी। मुझे शायरी याद रहती है, किसने सुनाया वो याद नहीं रहती। रोना आ जाए, ओहो। आ, 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 कुमार विश्वास, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। चलिए गौर फरमाइए। एक और सुनो। एक और शायरी सुनो, गौर फरमाइए। मैं माइनर होते मेरा डाउट नहीं है। नो रोना धोना प्लीज, शुभी कह रही है। ओहो। हम्म, मना ही कर दिया शुभी ने तो। चलो कुमार विश्वास की 4 लाइन सुना देता हूँ, ठीक है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल सा होता है। और मैं कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। ध्यान सुनिएगा। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। और मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। वाह। यलगार। यस, ट्राई करेंगे। हाँ सुना होगा माइट भी। चलो चलो वैसे तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। ऑनलाइन तालियां। ऑनलाइन, वाह शुक्रिया आपको। चलो वैसे तो आज के लिए यहीं पर रुकेंगे, ठीक है। कल नॉर्मल कैपिटल के साथ कंटिन्यू करेंगे। डीमैट वगैरह इच्छा हो तो खुलवा लो, अपन नेक्स्ट वीक वापस मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओह चलो यस, बाय बाय। किसने भेजा ये? हिमांशु ने। ठीक है देखता हूँ। चलो बाय गाइस, मीटिंग को एंड करते हैं, बाय।